काफी समय हो गया था, पर आदित्य बस अपनी आंखें बंद करके अपने ख्यालों में ही खोया हुआ था। तब अचानक केबिन में अभियान आ जाता है। अभियान केबिन में आकर देखता है कि आदित्य अपने ही ख्यालों में खोया हुआ है। तब वह समझ जाता है कि कहीं ना कहीं आदित्य अपनी वही यादों में खोया हुआ है। पहले तो अभियान ने सोचा कि अभी मैं भाई से बात नहीं करता, अभी भाई थोड़ा अपसेट लग रहे हैं, तो मैं थोड़े समय के बाद बात करने आता हूँ। जब अभियान केबिन से बाहर निकलने ही वाला था, तब आदित्य ने अभियान को रोककर पूछा। आदित्य अभियान की तरफ कंफ्यूज होते देखकर और उसको पूछकर, अभियान तुम यहाँ, कुछ काम था? अभियान आदित्य की तरफ थोड़ा इमोशनल होते देखकर और उसे पूछकर, भाई आप ठीक हो? क्योंकि मुझे पता है आप ठीक नहीं हो। जब भी उस होटल का नाम आता है, तब आपके चेहरे पर एक उदासी की लहर छा जाती है। अभियान थोड़ा हिचकते और आदित्य की तरफ घबराते हुए देखकर, क्या उस होटल में मैं चला जाऊं भाई? वैसे मुझे भी उस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में सब कुछ पता तो है, तो क्या भाई मैं? आदित्य ये सुनकर और अभियान की तरफ मुस्कुराकर, तुम ना सच में कुछ ज्यादा ही मेरी फिक्र कर रहे हो, मैं ठीक हूँ। आदित्य थोड़ा सीरियस होकर, मैं ही उस होटल में जाऊंगा, और वैसे भी जो भी हुआ था उसको खत्म हुए तो पूरे 9 साल हो गए हैं, और अब मैं इतना भी कमजोर नहीं हूँ, समझा? तो सिर्फ मैं ही जाऊंगा। ये सुनकर अभियान आगे कुछ बोलना चाहता था, पर वह कुछ बोल नहीं पाया और चुपचाप आदित्य के केबिन के बाहर चला गया। जब अभियान केबिन से बाहर जा ही रहा था, तब उसका फोन बजा। जब अभियान ने अपने मोबाइल स्क्रीन पर वो नाम देखा, तो उसके चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान आ गई। वह फोन अभियान की मंगेतर अयाना का था। अयाना कोई और नहीं, अदिति की छोटी बहन अयाना अरोरा थी। अभियान और अयाना एक दूसरे को तब से जानते थे जब से आदित्य और अदिति का रिश्ता बना था। पहले पहले तो अभियान और अयाना हर एक बात के लिए लड़ते झगड़ते थे। वे लोग कभी भी एक बात पर एग्री नहीं होते थे। जब आदित्य और अदिति की शादी हुई, तब शादी की तैयारी करते करते वे लोग दोस्त बन गए थे। अयाना भी एक आर्किटेक्ट है, और अभियान और अयाना दोनों अपने घर की कंपनी में काम करने से पहले किसी और कंपनी में काम करने के बाद, अपने आप को काबिल बनाने के बाद ही अपनी अपनी कंपनियों में काम करना चाहते थे। और इत्तेफाक से उन दोनों ने एक ही कंपनी में काम किया था। उस कंपनी में काम करते करते, बातें करते करते कब उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया, उनको ही पता नहीं चला। वैसे अयाना आदित्य को पहले से ही बड़ा भाई मानती थी, और आदित्य भी अयाना को एक छोटी बहन मानता था। अभियान और अयाना वे लोग एक दूसरे से बहुत ही अलग थे, पर उन दोनों में एक ही चीज कॉमन थी, काम को लेकर फैशनेट होना। और वही चीज के कारण उन दोनों के बीच में प्यार हो गया था। जब अयाना और अभियान ने अपने प्यार के बारे में अपने घर वालों को बताया, तब उनके घर वालों ने पहले तो मना कर दिया, क्योंकि अदिति ने आदित्य को धोखा देकर किसी और से शादी कर ली थी। वैसे अदिति के घर वालों ने भी ये सच जानकर अदिति से सारे रिश्ते तोड़ दिए थे। अयाना को जब पता चला अदिति ने आदित्य से शादी तोड़कर किसी और से शादी कर ली थी, तो उसने भी अदिति से सारे रिश्ते तोड़ दिए थे। अदिति की ऐसी हरकत के कारण अदिति के घर वालों को हिम्मत ही नहीं हुई अयाना और अभियान के रिश्ते के बारे में बात करने की, और आदित्य के पिताजी साहिल रॉय और ममता रॉय ने मना कर दिया था। पर आदित्य के समझाने के कारण आदित्य के मॉम डैड मान गए और उनकी धूमधाम से सगाई करवा दी थी। आज का समय, अभियान ने फोन उठाकर कहा। अभियान मुस्कुराकर और सवाल पूछकर, आज अचानक इस समय तुम्हें मेरी याद कैसे आई? वैसे तो तुम इस समय ऑफिस के काम में बिजी ही रहती हो, तो कैसे? अयाना थोड़ा रोमांटिक होकर और फिक्र जताकर, क्यों, तुम ठीक हो ना? पता नहीं क्यों आज मेरा दिल बहुत बेचैन हो रहा था। मुझे ऐसा लगा कि तुम उदास हो, इसलिए मुझसे रहा नहीं गया और मैंने तुम्हें कॉल कर दिया। मैं अपनी जान को कॉल नहीं कर सकती क्या? वैसे अभियान थोड़ा चौंक कर और इमोशनल होकर, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं थोड़ा उदास हूँ? अयाना फिक्र करके, क्या हुआ जान, सब ठीक है ना? अभियान अयाना को थोड़ा समझाते हुए, अरे बाबा मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा उदास इसलिए था क्योंकि आज भाई को ग्रीन पैलेस होटल में मीटिंग के लिए जाना था, और तुम्हें तो पता है ना ग्रीन पैलेस होटल में क्या हुआ था, तो इसलिए थोड़ा टेंशन में और उदास था। अयाना ये सुनकर और थोड़ा इमोशनल होकर
मैं समझ सकती हूँ, जो दी ने किया वह सही नहीं था। मुझे पता है आदि भाई को कैसा लग रहा होगा। कुछ देर सोचने के बाद, ऐसा हो तो तुम उस मीटिंग में चले जाओ। अभियान अयाना को समझाते हुए, मैंने भाई से बात की, पर भाई बोले नहीं मैं ही जाऊंगा। मैंने भाई को समझाने की कोशिश की, पर भाई नहीं माने। उसके आगे मैं भी कुछ नहीं बोल पाया। अयाना थोड़ी देर सोचकर, मैं समझ सकती हूँ। अभियान, सुनो मैं तुम्हें थोड़ी देर में कॉल करता हूँ, मुझे कुछ काम है। अयाना, हाँ हम शाम को मिलकर बात करते हैं। अभियान हाँ कहकर फोन कट कर देता है। दूसरी तरफ आदित्य अपने ऑफिस का काम खत्म करके श्याम सिंघानिया को मिलने चला गया था। आदित्य के लिए उस होटल की ओर और उस कमरे में जाना बहुत मुश्किल लग रहा था। फिर भी वह गया और शांति से मीटिंग खत्म करके अपने घर आ गया। घर आने के बाद भी उसका मूड ठीक नहीं था। उसको बहुत बेचैनी होने लगी थी। इसलिए आदित्य सीधा अपने कमरे में चला गया और फ्रेश होकर अपने कमरे के सोफे पर बैठा ही था। तब अचानक रामू काका ने कमरे पर नॉक करके बोले, आदित्य बेटा खाना लग गया है, तो तुम खाना खाने आ जाओ। तब आदित्य बस इतना ही कहता है, काका मुझे भूख नहीं है, तो आप खाना खाकर सो जाइए। रामू काका बस चुपचाप वहां से चले जाते हैं। रामू काका को इतना तो पता चल गया था कि आज कुछ ऐसा हुआ है जिसके कारण आदित्य का मूड खराब है। और वैसे भी जब से अदिति आदित्य को छोड़कर गई थी, तब से आदित्य ने हंसकर बात करना तो छोड़ ही दिया था। रामू काका ये सब सोचकर बस इतना ही धीरे से बोले, पता नहीं किसकी नजर आदित्य बेटा को लग गई है। दूसरी तरफ आदित्य अपने बैग में से एक शराब की बोतल को बाहर निकालता है और एक गिलास में शराब भरकर पीने लगता है। शराब पीने के बाद आदित्य अपनी आंखें बंद करके अपनी पुरानी यादों में चला जाता है। जब आदित्य और अदिति पहली बार मिले थे, विवान और सायना की शादी और विदाई के बाद सब लोग अपने अपने घर जाने लगे थे। पर जाने से पहले आदित्य बड़ी हिम्मत करके अदिति के पास गया और उसका नंबर मांगा, और अदिति ने मुस्कुराकर उसका नंबर आदित्य को दे भी दिया था। वैसे शादी अहमदाबाद में थी। अदिति और आदित्य दोनों मुंबई के रहवासी थे। जाने से पहले सारे लोग, विवान और आदित्य के दोस्त, एक साथ खाना खाने बैठे हुए थे। सब लोग बारी बारी अपने फ्यूचर के प्लानिंग के बारे में बताने लगे। आदित्य बस छुप छुप कर अदिति को ही देखे जा रहा था। साहस सब लोगों की तरफ देखकर और अपने प्लानिंग के बारे में बताकर, देखो मेरा प्लान तो सिंपल है। मेरा ग्रेजुएशन तो हो गया है, तो मैं चुपचाप अपने पापा की दुकान में जाकर साड़ियां बेचने लगूंगा। समीर ये सुनकर और थोड़ा चिढ़कर, तू ना बस एक नंबर का बोरिंग इंसान है। मैं एटलीस्ट तेरे जैसा कुछ नहीं करूंगा। मैंने भी डिसाइड कर लिया है, मैं एक फैशन डिजाइनर बनने वाला हूँ। वैसे मैंने फैशन डिजाइनर में ग्रेजुएशन कर लिया है। बस एक कंपनी में इंटर्नशिप और उसके बाद मैं खुद कपड़े बनाकर बेचूंगा। सुरुचि सबके सामने देखकर और खुश होकर, मेरा भी प्लान सेट है। मैं आदित्य की कंपनी ज्वाइन करने वाली हूँ और वहाँ पर आर्किटेक्चरल का काम अच्छी तरह से सीखने वाली हूँ। अरे आदित्य की कितनी बड़ी कंपनी है, और आदित्य ने सामने से मुझे ऑफर दिया है, तो मैं ये मौका कैसे जाने देती। इसलिए मैंने हाँ बोल दिया। आदित्य ये सुनकर और सुरुचि के सामने खुश होते हुए देखकर और उसकी तारीफ करके, क्या सुरुचि तुम भी ना, तुम इतना अच्छा काम करती हो, तो मैं भी ऐसा मौका कैसे जाने देता। मेरी कंपनी को तुम्हारे जैसे टैलेंटेड लोगों की जरूरत है, तो इसलिए। करण ये सुनकर और सुरुचि की बात को सहमति दिखाकर और खुश होकर, हाँ सुरुचि तुम बराबर कह रही हो। और एक ब्रेकिंग न्यूज ये है कि मैं भी आदित्य की ही कंपनी में काम करने वाला हूँ। मैं आदित्य की कंपनी का अकाउंटिंग का डिपार्टमेंट संभालने वाला हूँ। आदित्य की तारीफ करके, वैसे दिल से एक बात कहूँ कि तू इतने बड़ी कंपनी का मालिक है और तुझ में इतना सा भी घमंड नहीं है। सही है यार तू। आदित्य ये सुनकर और थोड़ा सीरियस होकर, बस करो गैस, तुम सबको इसलिए मौका दिया है क्योंकि मुझे और मेरे पापा को तुम सब काबिल लगे। उनको ऐसा लगा कि तुम इस कंपनी के लिए परफेक्ट हो, समझे। वहां पर अदिति बस ये सब सुनकर मन ही मन में सोचने लगी, आदित्य इतना बड़ा इंसान है तो भी उसको उस चीज का घमंड नहीं है। आदित्य के सीरियस होने के बाद सब लोग थोड़ी देर चुप हो गए। तब सुरुचि ने माहौल को थोड़ा ठंडा करने के लिए उसने अदिति को पूछा, वैसे तुम्हारा फ्यूचर का क्या प्लान है। अदिति कुछ बोलने जाती उससे पहले साइना मुस्कुराकर बोली, वैसे अदिति के डैड की भी एक आर्किटेक्चरल की कंपनी है। अदिति थोड़े समय के बाद
आर्किटेक्ट हो ही जाएगी। उसके बाद आर्किटेक्ट में मास्टर डिग्री हासिल करेगी। उसके बाद वह अपनी कंपनी में नहीं बल्कि बाहर की कंपनी में काम करके और एक्सपीरियंस लेने के बाद ही वह अपने पापा की कंपनी सन ऑफ अरोरा फर्म में काम करके उस फर्म को आगे बढ़ाएगी। जब सब लोगों ने ये बात सुना तब सब लोग शॉक्ड होकर बोले, तुम सन ऑफ अरोरा साहिल अरोरा की बेटी हो क्या? तब अदिति थोड़ा हिचकिचाते हुए हाँ कहती है। तब सब लोग बोले, सही है यार, तू भी। जब आदित्य ने ये सुना कि वह भी शॉक्ड हो गया, क्योंकि अरोरा फर्म इतनी फेमस नहीं थी पर उसकी ग्रोथ रेट भी काफी अच्छी थी। ऐसे ही बात करते करते वे लोग अपना सामान लेकर एयरपोर्ट की तरफ निकल गए और थोड़े घंटों के बाद एक दूसरे को बाय कह के वे लोग अपने अपने घर के लिए निकल गए। जब अदिति अपने घर पहुंचती है तब उसकी माँ वसुंधरा अरोरा खुश होकर कहती हैं, आ गई मेरी बेटी, कैसा रहा सफर तुम्हारा? और सायना बेटी की शादी कैसी रही? कैसी है तबीयत तुम्हारी? तब अयाना बाहर आकर बोली, माँ दी को पहले शांति से बैठने तो दो, उसके बाद जितना सवाल पूछना है उतना पूछ लेना। तब अदिति मुस्कुराकर कहती है, थैंक गॉड तू आ गई, नहीं तो माँ के सवालों की लहर खत्म ही नहीं होती। ये सुनकर अदिति की माँ वसुंधरा खुश होकर बोली, सॉरी बेटा, मैंने तुम्हें इतने दिनों से देखा नहीं था, इसलिए एक साथ इतने सारे सवाल फिक्र के साथ निकल गए। तब अदिति हंसकर और अपनी माँ का हाथ पकड़कर और फिक्र जताकर बोली, पता है माँ, मैं थोड़े दिनों के लिए भी बाहर जाती हूँ तो आप कितनी टेंशन में आ जाती हो। पर माँ, आप इतना टेंशन मत लिया करो, आप टेंशन लेते हो तो आपका बीपी हाई हो जाता है। जब आपका बीपी हाई होता है तो मुझे कितनी टेंशन हो जाती है, आप सोच भी नहीं सकते। और अब मैं बच्ची नहीं हूँ माँ कि आप बात बात पर टेंशन लेते रहो मेरी। तब अदिति की माँ थोड़ा हंसकर और अदिति के गालों पर अपना हाथ घुमाकर बोली, अभी तुम्हें समझ नहीं आएगा, पर जब तू माँ बनेगी तब तुझे सब समझ आ जाएगा कि बेटी जब थोड़े दिनों के लिए दूर रहती है तो कैसा लगता है। इसके बाद माँ बेटी एक दूसरे की आंखों में इमोशनल होकर देखने लगते हैं। थोड़ी देर बाद आयना अदिति और वसुंधरा के सामने देखकर बोली, अब आप लोगों का भरत मिलाप हो गया हो तो क्या दी, मैं आपको कुछ पूछ सकती हूँ कि सायना दी की शादी कैसी रही? तब अदिति अयाना के करीब जाकर और उसका कान खींचकर, क्या बोली तू? भरत मिलाप एनॉल मतलब क्या है तुम्हारा? तब अयाना दर्द से कराहते हुए बोली, औच दी, बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज छोड़ो। तब अदिति बोलती है, छोड़ दूं तुझे? लगता है तुझे 2-3 लगाने ही होंगे। ये कहकर अदिति अयाना का कान छोड़ देती है। अयाना दर्द से बोली, क्या दी, आप भी मेरा मजाक भी नहीं समझते? अदिति अयाना को हल्का सा थप्पड़ मारकर बोली, ओहो, ये तेरा मजाक था? अयाना टॉपिक बदलकर और एक्साइटेड होकर पूछा, तो दी कैसी रही शादी, सब फंक्शन कैसे रहे? तब अदिति अपने चेहरे पर प्यारी मुस्कान लाकर बोली, फंक्शन तो बहुत ही अच्छा था, सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया। तब अयाना अदिति को अपनी तरफ खींचकर बोली, वैसे दी आपको वहां पर कोई हैंडसम लड़का मिला क्या? तब अदिति आदित्य के बारे में 2 मिनट सोचकर और हल्का सा मुस्कुराकर और धीमे से बोली, हाँ कोई मिला तो था, पर अयाना अदिति का कहा सुनाई नहीं देता है, इसलिए अयाना ने अदिति को पूछा, क्या दी, आपने अभी क्या कहा? ये सुनकर अदिति अपने सेंस में आकर हिचकिचाते हुए बोली, कुछ नहीं। जल्दी से अदिति टॉपिक बदलकर अयाना को पूछा, तू बता पढ़ाई कैसी चल रही है? इंदौर में सब सेट हो गया है ना? गर्ल हॉस्टल और खाना पीना वो सब? अयाना हंसकर बोली, अरे दी सब सेट हो गया है, बस मैं कल वापस जा रही हूँ। थोड़ी देर ये सब बात करके अदिति कमरे में चली जाती है। अदिति कमरे में जाकर पहले तो फ्रेश हो जाती है, फिर अपना सामान अनपैक करने लगती है। अदिति अपना सामान अनपैक कर ही रही थी तब अचानक उसके सामने उसका ब्लू कलर का लहंगा आ जाता है। लहंगा देखकर अदिति के सामने उसकी और आदित्य की मुलाकात याद आ जाती है और वह मन ही मन में मुस्कुराकर कहती है, वैसे वह लड़का बहुत ही क्यूट लड़का था, पर उस लड़के का नाम क्या था? अदिति थोड़ा सा देर सोचकर, उसका नाम, हाँ हाँ याद आया, उसका नाम आदित्य था। नहीं क्यों मुझे आदित्य की याद आ रही है, क्या मैं उसे मैसेज करके पूछूं कि वह घर पहुंच गया कि नहीं? थोड़ी देर सोचने के बाद अदिति आदित्य को मैसेज टाइप कर देती है। टाइप करने के बाद अदिति उस मैसेज को मिटा देती है। मैसेज मिटाकर अदिति अपने से कहती है, नहीं नहीं अदिति, तू क्या कर रही है, थोड़ा तो सब्र कर, इतनी जल्दी कोई मैसेज करता है क्या? अपने आप से ये कहकर अदिति अपने कमरे की बालकनी में चली जाती है। बालकनी में जाने के बाद बस वह आदित्य के साथ बिताए हुए पलों को याद करने लगती है। याद करते करते अदिति
अपने मोबाइल के साथ खेलने लगती है। अचानक मोबाइल के साथ खेलते खेलते उसका मोबाइल बालकनी से बाहर गिर जाता है। मोबाइल के गिरते ही अदिति टेंशन में अपने कमरे से बाहर निकलती है और बाहर भागकर देखती है कि उसका मोबाइल ठीक है या नहीं। उस मोबाइल पर एक ट्रक चलने के कारण उसके मोबाइल के टुकड़े टुकड़े हो गए थे। मोबाइल की ऐसी हालत देखकर अदिति बहुत उदास हो जाती है और मन ही मन में सोचती है कि अरे मेरा मोबाइल, अब मैं कैसे आदित्य को मैसेज कर पाऊंगी। मैंने इतने सारे फोटो लिए थे, उसका क्या। दूसरी तरफ जब आदित्य अपने घर पहुंचता है तब आदित्य की माँ ममता रॉय कहती हैं, आ गए बेटा तुम, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। आदित्य अपनी माँ के गले मिलकर कहता है, माँ मैंने आपको बहुत मिस किया, काश आप और पापा विवान की शादी में आते। पता है विवान की माँ भी आपके बारे में पूछ रही थी। तब आदित्य की माँ कहती है, तुम्हें तो पता है ना, तुम्हारे पापा की अर्जेंट मीटिंग आ गई थी तो इसलिए हम दोनों नहीं आ पाए। तू ये सब छोड़, तू पहले तो ये बता कि शादी कैसी रही। तुमने मजा किया फंक्शन में, सारे फंक्शन कैसे रहे। इतने सारे सवाल सुनकर आदित्य बोला, माँ आप कितने सवाल पूछ रहे हो। माँ सब अच्छा गया, इनफैक्ट हम लोगों ने क्या मजे किए। थोड़ी देर ऐसे बात करने के बाद आदित्य अपनी माँ को अभियान के बारे में पूछता है। तब उसकी माँ कहती है, तुझे तो पता है ना, लाड साहब अभी कमरे में म्यूजिक सुन रहे होंगे। तब आदित्य कहता है, तो मैं अभियान को मिलकर आता हूँ। ये कहकर आदित्य अभियान को मिलने उसके कमरे में चला जाता है। आदित्य पहले अपने कमरे में अपना बैग रखकर अभियान के कमरे में मिलने चला जाता है। आदित्य कमरे में पहुंचकर अभियान को बुलाने लगता है। जब आदित्य ने देखा अभियान किसी के साथ फोन पर बात कर रहा है, कहीं ना कहीं उसको पता था कि फोन की दूसरी साइड कोई लड़की ही होगी, इसलिए उसे रहा नहीं जाता। आदित्य एक लड़की की आवाज देकर कहता है, जान तुम कहाँ हो, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ कमरे में। तब अभियान आदित्य को चुप रहने का इशारा करता है, पर आदित्य नहीं रुका और वह तो मस्ती करता रहा। आदित्य की ऐसी मस्ती के कारण अभियान सॉरी सॉरी जान कह के हेलो हेलो कहता रहता है। इन सब के कारण अभियान को बहुत गुस्सा आ जाता है और वह गुस्से में बोलता है, भाई ये आपने क्या किया। आपकी ऐसी हरकत के कारण अंजलि मुझसे कभी बात नहीं करेगी। आदित्य शैतानी हंसी हंसकर कहता है, ये तो अच्छी बात है, तुम्हें अच्छी सजा मिलेगी। पहले तो तू ये बता, तू मुझे एयरपोर्ट पर लेने क्यों नहीं आया। मैं कब से एयरपोर्ट पर तुम्हारा इंतजार कर रहा था, पर भाई साहब तो किसी अंजलि के साथ बिजी थे। अभियान मासूम सा फेस बनाकर कहता है, मुझे याद नहीं था कि आपने मुझे ऐसा कुछ कहा था। आपने कब कहा था। तब आदित्य ने कहा, ओहो तो तुम भूल गए हो, चलो मैं ही याद दिलाता हूँ। ये कहकर आदित्य अभियान के कान खींचकर पूछता है, अभी याद आया या वापस कान खींचूं। तब अभियान दर्द से कराहते हुए और माफी मांगकर कहता है, भाई आई एम सॉरी भाई, पर भाई ऐसे कोई कान खींचता है क्या, कितना दर्द हो रहा है। तब आदित्य कहता है, ओहो तुझे दर्द हो रहा है, ये तो बहुत अच्छी बात है। बाद में अभियान भी आदित्य को सवाल पूछने लगता है कि शादी कैसी रही और मजा आया कि नहीं और वहां पर कोई लड़की पसंद आई कि नहीं। जब आदित्य ने आखिरी सवाल सुना तब वह अदिति के ख्यालों में खो गया। जब अभियान ने देखा कि आदित्य किसी ख्यालों में खोया हुआ है तब अचानक अभियान आदित्य के कंधे को मारकर और आदित्य को छेड़ने के अंदाज में पूछता है, भाई कहाँ खो गए, मेरा मतलब किसके ख्यालों में खो गए हो। तब आदित्य धीरे से कहता है, अदिति के ख्यालों में। जब आदित्य ये कहता है अचानक उसको रियलाइज होता है कि थोड़े समय पहले उसने क्या कहा है। तब वह अपने आप को संभाल कर कहता है, मैं किसी के ख्यालों में भी नहीं खोया हूँ, पर तू ये सब छोड़ और तू बता पढ़ाई कैसी चल रही है। तब अभियान हंसकर कहता है, पढ़ाई तो मस्त चल रही है। आदित्य अपनी बात कंटिन्यू रखते हुए पूछता है, तो कब वापस जाना है। अभियान को सोचकर कहता है, कल शाम को। ये सुनकर आदित्य कहता है, कल जाना है तो चल, तू अपनी पैकिंग कर ले, तब तक मैं भी फ्रेश हो जाता हूँ। ये कहकर आदित्य अपने कमरे में फ्रेश होने के लिए चला जाता है। फ्रेश होने के बाद आदित्य अपना सामान अनपैक करने लगता है। सामान अनपैक करते करते आदित्य को अदिति की याद आने लगती है। अदिति की याद आने के कारण आदित्य ने सोचा, क्या मैं अदिति को फोन करके पूछूं कि वह घर गई है या नहीं। थोड़ी देर सोचने के बाद
आदित्य ने अपने आप से कहा, मैं तो बस ये पूछने के लिए कॉल कर रहा हूँ कि वह घर पहुँच गई है या नहीं, तो मैं क्यों इतना हिचकिचा रहा हूँ। अपने आप से बात करते आदित्य अदिति को कॉल कर देता है। जब आदित्य अदिति को कॉल करता है तब अदिति का फोन गिरने के कारण बंद आने लगता था। अदिति का फोन बंद आने के कारण आदित्य वापस अदिति का नंबर लगाता है, पर वापस उसका फोन स्विच ऑफ ही आ रहा था। 2 से 3 बार फोन डायल करने के बाद आदित्य सोचता है, शायद ट्रेवलिंग के कारण अदिति का फोन बंद आ रहा होगा। मैं थोड़ी देर बाद अदिति को कॉल करता हूँ। ये सोचकर आदित्य फोन साइड में रखकर अपना सामान अपने कबर्ड में रखने लगता है। उसके बाद अभियान और आदित्य बाहर खाने के लिए गए। 2-3 दिन आदित्य ने अदिति का नंबर ट्राई किया, पर उसका फोन लगातार स्विच ऑफ ही आ रहा था। दूसरी तरफ जब अदिति का फोन नीचे गिरने के कारण अदिति का पूरे फोन के टुकड़े टुकड़े हो गए थे, इसलिए अदिति ने अपना पुराना नंबर बंद करके नया नंबर ले लिया था। जब उसने नया मोबाइल लेकर अपना नया सिम डाला, उसके पास किसी का भी नंबर नहीं था, इसलिए उसने फेसबुक से बारी बारी नंबर मिल गए, पर अदिति को आदित्य का नंबर नहीं मिला था। अदिति ने एक बार सोचा कि वह सायना की मदद से आदित्य का नंबर मांग ले, पर तब तक वह सायना अपने हनीमून के लिए निकल गई थी। दूसरी तरफ आदित्य भी विवान को फोन करके पूछने ही वाला था कि अदिति किधर चली गई, उसको कुछ हुआ तो नहीं। फोन स्विच ऑफ आ रहा है, पर हिचकिचाहट के कारण वह कुछ पूछ नहीं पाया। तो भी आदित्य ने विवान को बातों ही बातों में पूछने की कोशिश की, पर विवान अपने हनीमून की तैयारियों में बहुत बिजी था, तो इस वजह से वह कुछ बता नहीं पाया। समय बीतता गया। अदिति और आदित्य अपनी अपनी लाइफ में बिजी होने लगे। वे लोग अपनी लाइफ में बिजी तो हो गए थे, पर वे लोग अपनी अपनी यादों से अदिति आदित्य को भुला नहीं पा रहे थे। समय के साथ साथ यादें धुंधली हो गईं, पर यादें मिटी नहीं। देखते ही देखते 2 साल बीत गया। इन 2 सालों में आदित्य और अदिति की लाइफ में एक नया मोड़ आ गया था। आदित्य रॉय ऑफ ग्रुप का एमडी बन गया था। आदित्य अपने काम को लेकर बहुत ही स्ट्रिक्ट और फोकसिव बन गया था। आदित्य अपना हर एक सेकंड बस काम को ही देने लगा था। आदित्य का बस एक ही मकसद था कि वह अपनी कंपनी को ऊंचाइयों तक लेकर जाए। आदित्य ने अपने वादे के मुताबिक अपने दोस्तों को भी काम पर रख लिया था। दूसरी तरफ अदिति ने अच्छे नंबर के साथ अपनी डिग्री पूरी कर ली थी। वैसे अदिति भी अपने काम को लेकर फोकसिव थी, पर काम के साथ साथ वह अपनी लाइफ को भी बहुत अच्छी तरह एंजॉय करती थी। डिग्री लेने के बाद अदिति अपनी प्लानिंग के चलते उसने सोचा कि पहले दूसरी जगह पर काम करके अच्छा एक्सपीरियंस ले लूं, उसके बाद मैं पापा की कंपनी ज्वाइन कर लूंगी। तब अदिति ने अपने ये विचार अपने पापा को बताए। वह बहुत खुश हो गए और उन्होंने खुशी खुशी इजाजत दे दी। जब अदिति के पापा ने अदिति को इजाजत दे दी, तो अदिति खुशी के मारे उसके पापा के गले मिलकर आशीर्वाद ले लेती है। जब अदिति के पापा अदिति को आशीर्वाद दे रहे थे, तब वह मन ही मन में सोच रहे थे, मेरी बेटी कितनी बड़ी और काबिल हो गई है। और ये सोचते सोचते वह इमोशनल हो जाते हैं। अदिति अपना प्रोफाइल बड़ी बड़ी कंपनी में मेल कर देती है। तब आदित्य को भी एक काबिल एम्प्लॉय चाहिए था, क्योंकि हाल ही में आदित्य की कंपनी में से एक एम्प्लॉय ने अपने पर्सनल रीजन के चलते रिजाइन कर लिया था। आदित्य की कंपनी के एचआर डिपार्टमेंट वालों को अदिति का प्रोफाइल बहुत अच्छा लगा था, इसलिए आदित्य की कंपनी के एचआर डिपार्टमेंट वालों ने अदिति को बुला दिया और उन्होंने अदिति को बुलाया था और अदिति को बताया था कि अदिति का इंटरव्यू इस कंपनी के एमडी रॉय लेंगे, तो आप तैयार रहना। जब ये न्यूज अदिति ने सुनी, वह खुशी के मारे नाचने लगी और दूसरे दिन अदिति खुशी खुशी इंटरव्यू देने के लिए चली गई। अदिति नर्वस होकर अपने नंबर का इंतजार कर रही थी। तब उसके चेहरे पर टेंशन साफ साफ दिखाई दे रही थी। धीरे धीरे सब लड़कियों का नंबर आता गया और वे लोग निकलने के समय उदास होकर चली जाती। सब लोग मन ही मन में बात कर रहे थे कि यहाँ के बॉस बहुत स्ट्रिक्ट हैं और वह किसी की बेइज्जती करने से पहले जल्दी सोचते नहीं हैं। और ये सुनकर अदिति और ज्यादा टेंशन में आ जाती है। जब अदिति बेखबर आदित्य के केबिन में पहुंचती है, तब उसके चेहरे पर टेंशन साफ साफ दिखाई दे रही थी। पर जब अदिति ने आदित्य को उस जगह पर देखा, तो अदिति आदित्य को देखकर शॉक्ड हो गई और आदित्य ने अदिति को देखा तो वह शॉक्ड हो गया। पर उसने अदिति के सामने जाहिर नहीं होने दिया कि वह अदिति पर गुस्सा है। पर उस बात से अनजान अदिति आदित्य की तरफ खुश होकर
ओह, तुम इस कंपनी के एमडीओ हो। मैंने सोचा नहीं था कि हम दोनों इस तरह मिलेंगे। आदित्य अदिति की तरफ देखकर और सीरियस होकर उसका बायोडाटा की फाइल मांगकर, चलो तुम्हें एटलीस्ट मैं याद तो हूँ। मुझे लगा कि तुम्हें मैं याद ही नहीं रहूंगा। बाय द वे, तुम यहाँ इंटरव्यू देने आई हो तो क्या तुम अपनी फाइल दोगी? अदिति आदित्य को थोड़ा अजीब नजरों से देखकर और अपनी फाइल देखकर, यस सर, ये रही मेरी फाइल। आदित्य अदिति की फाइल देखकर और उससे इम्प्रेस होकर, नाइस, अच्छा प्रोफाइल है तुम्हारा। इसके बाद आदित्य और अदिति के बीच में इंटरव्यू चालू हो जाता है और आदित्य को अदिति का एटीट्यूड और काम को लेकर इतना सीरियस होते देख उसको हायर कर लेता है। अदिति खुश तो हो जाती है, पर आदित्य का ऐसा रूखा बिहेवियर देखकर बहुत अजीब महसूस होता है और वह बस आदित्य को थैंक यू कहकर चली जाती है। दूसरी तरफ आदित्य अदिति पर थोड़ा गुस्सा था, क्योंकि इस 2 साल में एक भी बार अदिति ने आदित्य को कॉल नहीं किया था और न ही जानने की कोशिश कैसा है। पर आदित्य हमेशा अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ अलग रखता था और उसको सच में अदिति का प्रोफाइल बहुत अच्छा लगा था, इसलिए उसने अदिति को हाँ कह दिया था। अदिति खुश होकर ये न्यूज अपने मम्मी पापा को बताती है कि उसको रॉय ऑफ ग्रुप में नौकरी मिल गई है, तो वे लोग भी बहुत खुश हो जाते हैं। अदिति खुश होकर घर जाने के लिए ऑटो रिक्शा का इंतजार करती है। वैसे तो अदिति के पास उसकी खुद की गाड़ी थी, पर अचानक उसकी गाड़ी खराब हो गई थी और बाकी गाड़ियां उसकी बहन और उसके पापा लेकर चले गए थे, इसलिए अदिति ऑटो रिक्शा का इंतजार कर रही थी। आदित्य एक मीटिंग के लिए एक होटल में जा रहा था, तब उसने देखा कि अदिति घर जाने के लिए ऑटो पकड़ रही थी। तब आदित्य से रहा नहीं गया, वह अदिति के पास गाड़ी लेकर गया। उसने अदिति से कहा, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। अदिति ये सुनकर शॉक्ड होकर और गुस्से में कहती है, नहीं थैंक यू सर, मैं अपने आप चली जाऊंगी। और मन ही मन में सोचती है, केबिन में तो कैसे अजीब तरीके से बात कर रहा था और अभी देखो। आदित्य अदिति के रूखेपन को अवॉइड करके और उसको समझाकर कहता है, यहाँ ऑटो जल्दी नहीं मिलती, तो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। ये सुनकर और थोड़ी देर सोचकर अदिति मान जाती है और आदित्य की गाड़ी में बैठ जाती है। गाड़ी में अदिति के बैठने के बाद एक सन्नाटा सा छा गया था। आदित्य उस सन्नाटे को तोड़ते हुए पूछता है, आदित्य अदिति की तरफ देखकर, तुम्हारा घर किस जगह पर है? अदिति आदित्य को जवाब देते हुए, अंधेरी की साइड। ये कहकर अदिति आदित्य को अपने घर का एड्रेस बता देती है। फिर वापस थोड़े समय के लिए माहौल में सन्नाटा छा गया। अदिति को पता नहीं क्यों आज आदित्य का बिहेवियर बहुत ही अजीब लगा था, तो उससे रहा नहीं गया और उसने आदित्य को पूछकर, अदिति क्या मैं एक बात पूछूं? आदित्य अदिति की तरफ सीरियस होते देखकर और सिर हिलाकर, हाँ पूछो। अदिति आदित्य की तरफ देखकर, पहले तो तुम इतने सीरियस नहीं थे, तो अब क्या हो गया? आदित्य कुछ सोचकर, नहीं ऐसी बात नहीं है, बस काम के चलते मैं ऐसा बन गया हूँ। आदित्य अदिति की तरफ देखकर और हड़बड़ाकर और पूछकर, वैसे मैं एक बात पूछूं? अदिति आदित्य की तरफ कंफ्यूज होते देखकर, हाँ पूछो। आदित्य थोड़ा हिचकिचाते हुए, उस दिन जब हम सब अलग हो गए थे, उसके बाद मैंने तुम्हें फोन किया था, पर तुम्हारा फोन। जब अदिति ने ये सुना, अदिति उस दिन को याद करके बिना आदित्य की बात कंप्लीट किए वह कहती है, अदिति अरे उस दिन मेरा मोबाइल टूट गया था और मुझे नया मोबाइल और नया सिम लेना पड़ा था। फिर अदिति आदित्य को सब कुछ बता देती है, अपनी पढ़ाई और उस सब के बारे में। ये सब कहने के बाद अपनी बात को कंटिन्यू रखकर कहती है, मैंने कोशिश की तुम्हें ढूंढने की, पर नहीं ढूंढ पाई। ये सुनकर मन ही मन में आदित्य खुश हो जाता है। अदिति पर तुम भी तो मुझे कांटेक्ट कर सकते थे, तो तुमने क्यों नहीं किया? आदित्य अदिति की तरफ थोड़ा मुस्कुराकर कहता है, तुम्हारा घर आ गया है। ये सुनकर अदिति वहां से चुपचाप चली जाती है। अपने घर जाते जाते मन में बोलती है कि कितना अकड़ू इंसान है, उसने कुछ बोला भी नहीं। दूसरी तरफ आदित्य खुश होकर और मुस्कुराकर अपने आप से कहता है, तो ये वजह थी और मैं क्या सोच रहा था, सच में कितना पागल हूं ना। जब दूसरे दिन अदिति तैयार होकर ऑफिस चली जाती है, आज अदिति बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। कानों में सिल्वर झुमके, चेहरे पर हल्का मेकअप और लाइट पिंक कलर की लिपस्टिक लगाई थी और पिंक कलर का सलवार अदिति पर तो इतना जच रहा था, कोई देख ले तो प्यार हो जाए। जब अदिति कंपनी पहुंची, तब इत्तेफाक से आदित्य भी उसी समय कंपनी पहुंच गया था। जब आदित्य ने अदिति को देखा, तो बस देखता ही रह गया। जब अदिति ने आदित्य को देखा, तो वह भी आदित्य को देखती रह गई। आज आदित्य भी व्हाइट कलर के सूट में बेहद हैंडसम लग रहा था और जिस तरह से आदित्य ने अपने बाल जेल लगाकर सेट किए थे, उसके कारण वह काफी अट्रैक्टिव लग रहा था। वे लोग बस मग्न होकर एक दूसरे को घूरे जा रहे थे।
गाड़ियों की आवाज के कारण वे लोग अपनी नजरें घुमाकर चुपचाप ऑफिस के अंदर चले जाते हैं। वैसे आदित्य अपने काम को लेकर बहुत ही ज्यादा सीरियस रहता था और अदिति भी। आदित्य और अदिति काम के कारण एक साथ धीरे धीरे समय बिताने लगते हैं। समय के साथ साथ आदित्य और अदिति बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे। जो आदित्य अपने काम को लेकर इतना सीरियस हुआ करता था, आज वह आदित्य अदिति के साथ ज्यादातर समय बिताने लगा था। पता नहीं क्यों अदिति को देखकर आदित्य को एक अलग ही सुकून मिलता था। जब आदित्य के साथ अदिति रहती थी, तब तब आदित्य को ऐसा लगता था कि उसकी लाइफ की सारी खुशियां उसके साथ ही चल रही हैं। जैसा हाल आदित्य का था, ऐसा ही हाल अदिति का भी था। एक अलग एहसास उन दोनों को पास लेकर आता था। अदिति आदित्य को काम में तल्लीन होते देखकर अदिति को उसके साथ बहुत मस्ती करने का मन करता था और आदित्य अदिति के ऐसे बिहेवियर को देखकर वह भी उसके साथ शामिल हो जाता था। वे लोग मस्ती करते करते एक दूसरे के बेहद करीब आ जाते। बेहद करीब आने के कारण वे लोग शर्माकर दोनों अलग भी हो जाते थे। पर जब भी वे लोग एक दूसरे के करीब आते, तब तक उन दोनों के दिल की धड़कन बहुत तेज हो जाती थी। जब आदित्य के दोस्त ने महसूस किया कि आदित्य अपने काम की तरफ ज्यादा ध्यान न देकर बस अदिति की तरफ ध्यान दे रहा है, तो वे लोग भी शॉक्ड होने लगे थे। अदिति के अच्छे बिहेवियर के कारण आदित्य के सारे दोस्त अदिति के दोस्त बनने लगे थे। आदित्य के दोस्तों के साथ साथ आदित्य के परिवार वाले अदिति को पसंद करने लगे थे। जब भी कोई आदित्य के घर पर फंक्शन होता, आदित्य की माँ ममता रॉय अदिति को सामने से बुलाती। आदित्य को देखकर आदित्य के माता पिता को यही लगता था कि उनकी होने वाली बहू आई है, एक सर्वगुण संपन्न हो भी क्यों ना। अदिति का स्वभाव था ही कुछ ऐसा कि किसी का भी दिल जीत ले। दूसरी तरफ अदिति के माता पिता आदित्य को बेटा ही मानते थे और ऐसा हो भी क्यों ना, आदित्य भी कुछ कम नहीं था। भले आदित्य काम को लेकर फोक्सिव था, पर ऑफिस के बाहर निकलकर वह बड़ों का आदर करने वाला और संस्कारी लड़का था। ऐसे ही साथ काम करते करते और उसके साथ समय बिताते कब आदित्य को अदिति से प्यार हो गया, उसको खुद को समझ नहीं आ रहा था। पर इस बात से अनजान अदिति बस आदित्य को पसंद करने लगी थी। एक दिन आदित्य और अदिति रोज की तरह कंपनी के बाहर घर जाने के लिए निकलते हैं। उसी समय पर अचानक आदित्य को फोन आ जाता है और फोन में सिग्नल की कमी के कारण आदित्य अदिति से थोड़ा दूर जाकर रोड पर बात करने लगा। उसी समय एक गाड़ी आदित्य को टक्कर मारकर चली गई और आदित्य जमीन पर गिर गया। जब अदिति ने इन सब की आवाज सुनी, तब अदिति आदित्य के पास जाकर थोड़ा डर कर रोकर और आदित्य का हाथ पकड़कर बोली, आदित्य तुम ठीक तो हो ना। आदित्य आदित्य को आश्वस्त करके और उसके आंसू पोंछकर, ठीक हूँ, बस गाड़ी छू कर गई है। अदिति आदित्य की तरफ घबरा कर और उसका चेहरा छूकर बोली, सच में तुम ठीक हो ना। पता है मैं कितना डर गई थी जब मैंने टकराने की और लोगों की आवाज सुनी, मेरी जान ही रुक गई थी। तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं। आदित्य अदिति की आंखों में अपने लिए इतनी फिक्र और प्यार देकर और उसको थोड़ा रोमांटिक अंदाज में अपनी तरफ खींचकर, तो क्या अदिति। जब अदिति ने आदित्य को ऐसे अपनी तरफ खींचा, तब आदित्य और अदिति एक दूसरे की आंखों में खो गए थे और वे लोग इतने करीब आ गए थे कि उन दोनों को एक दूसरे की सांसें भी महसूस हो रही थी। वे लोग भूल गए थे कि वे लोग अभी बाहर रोड पर थे। जब एक गाड़ी ने हॉर्न बजाया, तब जाकर वे लोग अलग हो गए। अदिति शर्मा कर वहां से चली गई। आज पहली बार अदिति को अपने प्यार का एहसास हुआ था। आदित्य ने देखा कि अदिति शर्मा कर भाग गई है। वह खुश होकर खड़ा हुआ और रास्ते पर चलने लगा। चलते चलते वह मन ही मन में सोचने लगा कि अदिति भी वही मेरे लिए फील करती है जो मैं उसके लिए फील करता हूँ। जब वह भी मेरे लिए वही फील करती है, तो मैं बस अब अदिति से अलग नहीं रहना चाहता। ऑलरेडी हम दोनों 2 साल अलग होकर वापस मिले हैं। मैं वापस लंबा इंतजार नहीं कर सकता। मैं बस अपने दिल की बात अपने मम्मी पापा को बताकर और एक अच्छी प्लानिंग करके मैं अदिति को भी बता दूंगा। उसके बाद अदिति और आदित्य गाड़ी में बैठ गए। उसके बाद आदित्य गाड़ी चलाने लगा। गाड़ी चलाते समय आदित्य छुप छुप कर अदिति को ही देखे जा रहा था। अदिति इतनी शर्मा रही थी, अब उसमें बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही थी आदित्य के सामने देखने की, इसलिए वह बस खिड़की के बाहर ही देख रही थी। आदित्य को घर छोड़ा, फिर रात के डिनर के बाद आदित्य ने अपने दिल की फीलिंग अपने घर वालों को, मतलब अपने मॉम डैड को बताई और वे लोग ये जानकर बहुत खुश हो गए। वैसे भी उन दोनों को अदिति बहुत ही पसंद थी और वे लोग भी तो वही चाहते थे। इन सब के बाद में उन्होंने आदित्य को पूछा कि कुछ सोचा है कि तुम कैसे अदिति को प्रपोज करोगे। तब आदित्य कहता है,
कि 2 दिन बाद मेरा जन्मदिन आ रहा है। मैं उसी दिन अपने दिल की बात अदिति को बता दूंगा। पहले तो आदित्य ने अपनी फीलिंग के बारे में अपने दोस्तों को बताया। जब उन दोनों ने ये सब सुना तो वो लोग बहुत खुश हो गए। फिर बाद में आदित्य अपने दोस्तों के साथ पार्टी की और आदित्य के सरप्राइज की सारी तैयारी कर दी गई थी। उस दिन आदित्य ने जानबूझकर अदिति से बात नहीं की थी। शाम को धीरे धीरे सारे मेहमान पार्टी में आने लगे। अदिति के परिवार वाले भी आ गए थे। जब आदित्य ने अदिति को चुपके से देखा तो बस देखता ही रह गया। आज उसने लाल कलर की साड़ी पहनी थी, उसके साथ कान में लाल कलर के झुमके और आंखों में काजल जो उसकी आंखों को और भी ज्यादा गहरा बना देता था। उसके चेहरे पर बस हल्का मेकअप और लाल कलर की लिपस्टिक जो उसके चेहरे पर चार चांद लगा रहा था। आदित्य को ऐसा लगा कि कोई अप्सरा नीचे उतर कर आई हो। जब केक कटिंग का समय आया तब आदित्य तैयार होकर नीचे आया। जब वह नीचे आ रहा था अदिति की नजर आदित्य से हटी नहीं रही थी। आज आदित्य ब्लैक सूट में काफी हैंडसम लग रहा था। आदित्य ने आज बालों में जेल नहीं लगाया, जिसके कारण आज उसके बाल बहुत ही अच्छे लग रहे थे। वैसे तो लड़कियों को लड़के क्लीन शेव में अच्छे लगते हैं, पर अदिति को आदित्य के चेहरे पर जो हल्की हल्की दाढ़ी वाला लुक बहुत ही अच्छा लगता था। ये बात आदित्य को भी पता था, इसलिए उसने वही किया, जिसके कारण अदिति की नजर आदित्य से हटी नहीं रही थी। जब केक कटिंग का समय आया तब आदित्य अपने प्लानिंग के हिसाब से चलने लगा। जब केक के ऊपर कैंडल लगाई गई थी और उसको बुझाने का समय आया तब आदित्य ने माइक लेकर कहा, मेरे प्यारे दोस्तों, आज मेरे बर्थडे की पार्टी में आने के लिए शुक्रिया। वैसे आज मैं बहुत खुश हूँ, इसलिए नहीं कि आज मेरा बर्थडे है, पर आज मैं आप सबको कुछ बताना चाहता हूँ। मतलब मैं अपने दिल की बात बताना चाहता हूँ। जब आदित्य ने ये कहा तब एक फ्लैश लाइट अदिति के चेहरे पर पड़ी। अदिति ये देखकर शॉक्ड हो गई, पर आदित्य धीरे धीरे अदिति के पास आकर घुटनों के बल बैठकर और एक रिंग निकालकर कहता है, मिस अदिति अरोरा, क्या तुम मिसेस अदिति आदित्य रॉय बनना पसंद करोगी? ये सुनकर अदिति शॉक्ड हो जाती है। अदिति शॉक्ड होकर आदित्य को खड़ा करके पूछती है, ये सब क्या है? मतलब प्यार? हम लोग तो दोस्त है ना, तो कैसे? तब आदित्य खुश होकर और अदिति का हाथ पकड़कर, हाँ पता है हम दोनों दोस्त हैं, पर पता नहीं कब मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। और तुम झूठ मत बोलना कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती। मैंने देखा है कि तुम भी मुझसे बहुत प्यार करती हो। उस दिन किस तरह तुम इतना घबरा गई थी, जबकि मुझे हल्की सी चोट लगी थी, तुम्हारी जान ऊपर नीचे हो गई थी। ये प्यार नहीं तो क्या है? जब आदित्य ये सब बोल रहा था तब अदिति बस आदित्य को मग्न होकर देख ही रही थी। ये सब सुनकर अदिति को भी अपने प्यार का एहसास हो जाता है। वैसे अदिति भी आदित्य को प्यार करती थी, पर उसे एहसास नहीं था। पर जिस तरह से आदित्य ने अदिति को प्रपोज किया तब उसको रियलाइज हो जाता है। पर आदित्य बस कंटिन्यू बोले जा रहा था। तब अदिति आदित्य के मुंह पर हाथ रखकर कहती है, तुम कितना बोलते हो, रिंग लाए हैं तो पहना दो ना। ये सुनकर आदित्य के खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता और अदिति को गले लगाकर रिंग पहना देता है। उसके बाद आदित्य अदिति के करीब जाकर और बहुत रोमांटिक होकर किस करने ही वाला था। आदित्य इतना खुश हो गया था कि वह भूल गया था कि वहां पर सब लोग भी हैं। पर अदिति आदित्य को रोककर और थोड़ा डर कर और शर्माहट के साथ आदित्य से कहती है, आदि सब लोग हैं इधर। तब आदित्य सबके सामने देखकर और अपने आप को संभाल कर और अदिति के कान के पास जाकर कहता है, अभी तो फिलहाल मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम बच जाओगी। ये सुनकर अदिति के चेहरे पर शर्माहट के साथ एक प्यारी मुस्कान आ जाती है। तब अचानक पीछे से एक आवाज आती है, तुम लोग की बातें हो गई हो तो तुम हमारे पास आकर हमें समझाने की कोशिश करोगे कि ये सब क्या हो रहा है। ये आवाज अदिति के डैड की थी। आवाज सुनकर आदित्य घबराकर धीरे धीरे अदिति के मॉम डैड के पास जाते हैं। फिर नजर उठाकर उनके सामने देखने लगते हैं, पर जब ये लोग उनको देखते हैं तो वे लोग शॉक्ड हो जाते हैं। अदिति के मॉम डैड कंट्रोल नहीं कर पाते और उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान होती है। फिर अदिति के पापा आदित्य के कान पकड़कर कहते हैं, तुझे क्या लगता है कि तू इतनी बड़ी प्लानिंग करेगा और हम सबको पता नहीं चलेगा? हमें पहले से ही पता था। मुझे तेरे पापा का फोन आ गया था और उन्होंने मुझे सब बता दिया था, इसलिए बेटा हम सबको पता है। जब आदित्य ने ये सब सुना तो वह गुस्से से अपने मम्मी पापा को देख रहा था। उसी वक्त उसके पापा आदित्य के यहाँ वहाँ देखकर मुस्कुरा रहे थे। अदिति भी शॉक्ड होकर अपने मम्मी पापा को देखती है और पूछती है, जब पापा आपको सब पता था तो आपने मुझसे क्यों छुपाया? तब अदिति के पापा अदिति के सिर पर हाथ
घुमाकर बोले, मुझे तेरे चेहरे पर ऐसी खुशी देखनी थी इसलिए। ये कहकर अदिति के मॉम डैड आदित्य और अदिति को गले लगा लेते हैं। इसके बाद केक कटिंग होती है और सब लोग एंजॉय करने लगे। आदित्य और अदिति एक रोमांटिक गाने पर डांस करने लगते हैं। जब सब लोग एंजॉय कर रहे थे और साथ में डांस कर रहे थे, तब अचानक आदित्य अदिति को साइड के एक कोने में लेकर चला जाता है। अदिति घबराकर आदित्य से बोली, अदिति आदित्य से घबराकर और अपने आप को छुड़वाने की कोशिश करके, आदि तुम ये क्या कर रहे हो? आदित्य आदित्य की तरफ शरारत भरी नजरों से देखकर, जो काम अधूरा छोड़ दिया था वो पूरा कर रहा हूँ। अदिति शर्माते और नासमझी का नाटक करके, कौन सा काम? ये सुनकर आदित्य अदिति को अपने और करीब खींचकर आदित्य अदिति के चेहरे पर जो बाल आ रहे थे उसके साथ खेलकर और उसे साइड करके और शरारत भरी नजरों से देखकर, लगता है तुम्हें सब याद दिलाना ही होगा। आदित्य अदिति के होठों पर किस करने लगता है। आदित्य के ऐसे किस करने के कारण अदिति का चेहरा पूरा लाल हो जाता है। अदिति के शरीर में एक कंपन सी होने लगती है। अदिति अपनी आंखें बंद करके आदित्य के किस में खोने लगती है। वे लोग ऐसे ही मदहोश होकर एक दूसरे के प्यार में खोने लगे थे। जब वे लोग एक दूसरे में डूबकर एक दूसरे को प्यार कर रहे थे, तब अचानक अयाना वहां पर आ जाती है। जब अयाना ने देखा कि आदित्य और अदिति एक दूसरे को किस कर रहे थे, तब अपनी नजर घुमाकर कहती है, सॉरी 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 आदि भाई एंड दी। तब आदित्य और अदिति घबराकर एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और वे लोग शर्म के मारे इधर उधर देखने लगते हैं। अयाना अपनी बात कंटिन्यू करके कहती है, एक्चुअली आंटी ने मुझे दी को बुलाने के लिए कहा था, इसलिए मैं दी को बुलाने आई थी, सॉरी। ये कहकर अयाना वहां से चली जाती है। अयाना वहां से जा रही थी, तब वह अनजाने में अभियान से टकरा जाती है। टकराने के कारण अयाना अभियान पर गिर जाती है। गिरने के कारण उन दोनों की नजरें टकराती हैं और वे दोनों एक दूसरे में खो जाते हैं। वैसे अभियान और अयाना जब से मिले हैं, तब से किसी न किसी वजह से बस लड़ते ही रहते हैं। बस उस मीठी लड़ाई में कहीं न कहीं उनका मीठा प्यार छुपा हुआ था। थोड़ी देर एक दूसरे की आंखों में खोने के बाद अभियान का एक्सप्रेशन बदल जाता है और वह गुस्से में उठता है और अयाना से कहता है, अभियान अयाना की तरफ गुस्से में देखकर, तुम अंधी हो क्या? तुम्हें दिखाई नहीं देता क्या? अभियान के ऐसे उठने के कारण अयाना को लग जाती है और वह गुस्से में बोलती है, अयाना अभियान पर गुस्सा दिखाकर, औच तुम देख नहीं सकते क्या? तुम्हारे कारण मुझे लग गई। अभियान अयाना को गुस्से में बोलकर, वह चोरी, ऊपर से सीना चोरी। एक तो तुम मुझसे टकराई और ऊपर से तुम मुझ पर चिल्ला रही हो। सही है अयाना अभियान को और भी ज्यादा गुस्से में देखकर, तुम टकराए मुझसे, समझे, मैं नहीं। अभियान अयाना को गुस्से में उंगली दिखाकर, तुम अयाना अभियान की उंगली को गुस्से में हटाकर और अपनी उंगली दिखाकर, तुम मुझे उंगली दिखा रहे हो? तुम आदि भाई के भाई नहीं होते तो मैं तुमको बताती कि अयाना क्या चीज है। अभियान अयाना की गुस्से में उंगली हटाकर, तुम भाभी की बहन नहीं होती तो मैं भी तुम्हें बताता, पर छोड़ो। अभियान और अयाना ऐसे ही झगड़ ही रहे थे, तब अचानक अयाना की माँ अयाना को बुलाती है, इसलिए अयाना वहां से गुस्से में चली जाती है। दूसरी तरफ अयाना के जाने के बाद आदित्य शर्माकर वहां से जाने वाली थी, तब आदित्य उसका हाथ पकड़कर और शरारती अंदाज में पूछता है, कहाँ पर जा रही हो तुम? अभी हमारा काम पूरा थोड़ी ना हुआ है। ये कहकर आदित्य फिर से अदिति को अपने करीब खींच लेता है और अदिति शर्माते हुए अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश करती है। आदि प्लीज मुझे जाने दो, आंटी बुला रही हैं और किसी ने देख लिया तो क्या सोचेंगे, इसलिए प्लीज मुझे जाने दो। तब आदित्य रोमांटिक होकर और अदिति के पास आकर कहता है, तुम्हें यहाँ से जाना है तो तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी। अदिति शर्माहट से कहती है, क्या? आदित्य अदिति के कान के करीब आकर कहता है, तुम्हें अपने प्यार का इजहार करना होगा, मतलब तुम्हें वो 3 मैजिकल वर्ड कहने होंगे और उसके बाद तुम्हें किस करनी होगी। उसके बाद मैं तुम्हें जाने दूंगा, उसके पहले तो तुम भूल जाओ। तब अदिति आदित्य से अलग होने की कोशिश करके कहती है, आदि ये क्या बचपना है, प्लीज मुझे जाने दो, किसी ने देख लिया तो। तब आदित्य मुस्कुरा कर कहता है, मैंने तुम्हें कहाँ रोका है, जो मैंने कहा है वो तुम कर दो बस। तब अदिति शर्मा कर आदित्य से आई लव यू कहकर और उसके गाल पर किस करके और अपने आप को छुड़ाकर वहां से भाग जाती है। अदिति को ऐसे शर्मा कर भागते देखकर आदित्य के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ जाती है। देखते ही देखते शादी की तैयारी चालू हो गई थी। तैयारियों के साथ साथ आदित्य और अदिति का प्यार और भी ज्यादा बढ़ने लगा था। वे लोग रोज कंपनी आते जाते
साथ में लंच और कभी कभी डिनर। जब वे लोग अपने अपने घर में डिनर करते, तब डिनर के बाद वे लोग घंटों बातें करते। देखते ही देखते आदित्य और अदिति की शादी हो गई। आदित्य और अदिति की शादी की न्यूज मीडिया में आग की तरह फैल गई। और फैले भी क्यों ना, आदित्य का परिवार फेमस जो था। जब शादी की सारी रस्में निभाकर आदित्य अपने कमरे में पहुंचा, तब आदित्य की नजर पहले तो अपने कमरे पर गई, जो फूलों से सजा हुआ था। कमरा बहुत ही प्यारा लग रहा था। चांद की चमकती रोशनी के कारण कमरे की रौनक और भी ज्यादा रोमांटिक बना रहा था। उसके बाद आदित्य की नजर अदिति पर गई, जो खिड़की के पास एकटक चांद को देखे जा रही थी। वैसे आज अदिति बहुत ही प्यारी लग रही थी। जब आदित्य ने अदिति को लग्न मंडप में देखा था, तब वह बस अदिति को देखता ही रह गया। लाल कलर के शादी के जोड़े में अदिति बहुत ही प्यारी और अट्रैक्टिव लग रही थी। हाथों में लाल कलर की बहुत सारी चूड़ियां, गले में हार, माथे पर मांग टीका, कानों में झुमके, पाँव में पायल। अदिति का ऐसा श्रृंगार देखकर बस आदित्य अदिति को देखता ही रह गया था। पर सब लोगों के कारण आदित्य अदिति को बस आंखों से बताया कि आज वह कितनी खूबसूरत लग रही थी। पर जब आदित्य ने अदिति को कमरे में देखा, तो आदित्य अदिति के पास गया और उसको रोमांटिक होकर पीछे से गले से लगा लिया। ऐसे आदित्य के पीछे से गले लगाने के कारण अदिति थोड़ा डर गई। पर जब अदिति ने आदित्य की सांसों को महसूस किया, तब उसके चेहरे पर शर्माहट की लहर छा गई। आदित्य ने अदिति को पूछा, आदित्य अदिति को रोमांटिक होते हुए पूछकर, तुम ऐसे चांद को एकटक होते देखकर क्या सोच रही हो? अदिति आदित्य चांद को देखकर, ये चांद की रोशनी कितना सुकून दे रही है ना। आदित्य अदिति की तरफ और इमोशनल होते देखकर, मुझे अभी तक यकीन नहीं हो रहा है हमारी शादी हो गई है। मुझे ये सब एक सपने जैसा लग रहा है। ये सुनकर आदित्य अदिति को बहुत प्यार से गले लगाकर कहता है, आदित्य अदिति की तरफ रोमांटिक होते देख, सच बोलूं तो मुझे भी यकीन नहीं हो रहा है कि हम दोनों एक हो गए। मुझे आज भी हमारी पहली मुलाकात याद है। तुम्हें पता है अदिति, जब मैंने तुम्हें पहली बार विवान की शादी में देखा था, तब से मैं तुम्हें पसंद करने लगा था। उसके बाद तुम मुझे पूरे 2 साल बाद मिली और तुम्हारे साथ इतना समय बिताते पसंद कब प्यार में बदल गई, कुछ पता ही नहीं चला। और मैं कितना लकी हूँ कि मुझे मेरा प्यार मिल गया। ये सुनकर अदिति शॉक्ड हो गई और उसने आदित्य से अलग होकर और इमोशनल होकर पूछा, अदिति आदित्य से रोमांटिक और इमोशनल होते हुए देखकर तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? आदित्य अदिति की तरफ प्यार भरी नजरों से देखकर, क्योंकि मुझे लगा तुम मुझसे प्यार नहीं करती और मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मेरे लिए तुम्हारी खुशी बहुत मायने रखती है। मुझे जब महसूस हुआ कि तुम भी मेरे लिए वही फील करती हो जो मैं तुम्हारे लिए फील करता हूँ, तो मैंने बिना समय गवाए तुम्हें प्रपोज कर दिया। अदिति ये सुनकर इमोशनल हो गई और उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने रोते हुए कहा, अदिति आदित्य की तरफ रोते हुए देखकर, तुम मुझसे इतना प्यार करते हो? अदिति इमोशनल होकर और आदित्य के गले मिलकर, पता है आदि, मैंने जब तुम्हें पहली बार देखा था ना, तब मैं भी तुम्हें पसंद करने लगी थी। पर मुझे भी यही लगा कि तुम मुझे पसंद नहीं करते, इसलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया था। ये सुनकर आदित्य की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता और वह खुश होकर अदिति के सामने देखकर, आदित्य खुश होकर, क्या सच में? अदिति शर्माते हुए, हाँ। उसके बाद आदित्य अदिति को गले लगाकर आई लव यू कहता है और अदिति भी आई लव यू टू कह देती है। उसके बाद आदित्य अदिति को बहुत प्यार से होठों पर किस करने लगता है। अदिति भी आदित्य के प्यार करने के अंदाज में खोने लगती है। फिर आदित्य अदिति को अपनी बाहों में उठाकर बेड पर लेकर जाता है। बेड पर लेटाने के बाद आदित्य अदिति के बाजू में सो जाता है। बाजू में सोने के बाद आदित्य अदिति को सिर पर किस करता है। धीरे धीरे अदिति की आंखों को किस करता है। फिर वह अदिति के गालों को किस कर देता है। उसके बाद उसके लिप पर किस करने लगता है। धीरे धीरे उस मदहोश भरी रात में वे लोग एक दूसरे के प्यार में खोकर एक हो जाते हैं। देखते ही देखते आदित्य और अदिति की शादी को 7 महीने बीत गए थे। इन 7 महीनों में आदित्य और अदिति ने अपने लाइफ के बहुत हसीन पल बिताए थे। वे लोग एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। उनको ऐसा लगा कि सारी जिंदगी की खुशियां उनको ही मिल गई थी। ऐसे ही खुश होकर अदिति सुबह सुबह तैयार होने लगी। आज अदिति ब्लू कलर की साड़ी में लाजवाब लग रही थी। पाँव में पायल, माथे पर काली बिंदी और कानों में ब्लू झुमके, आंखों में काला काजल, चेहरे पर हल्का मेकअप, लंबे काले बाल,
गले में सिल्वर कलर का ए नाम का पेंडेंट था। जब अदिति तैयार होकर अपने बेड की तरफ देखा तो आदित्य अभी भी सो रहा था। उसको ऐसे देखकर अदिति नकली गुस्सा दिखाकर बोली। अदिति आदित्य की तरफ देखकर, आदि क्या यार, तुम अभी तक नहीं उठे? हमें मंदिर जाना था ना। बाद में अदिति थोड़ा प्यार से बोली, अभी उठ भी जाओ ना यार। ये सुनकर जो आदित्य सोने का नाटक करके अदिति को चोरी छुपके देख रहा था, अपने बेड की दूसरी तरफ मुंह करके सो जाता है। अदिति ये देखकर और वापस आदित्य को उठाने की कोशिश करती है। जान प्लीज उठ जाओ ना, तुम नहीं उठे तो हमें कंपनी जाने में लेट हो जाएगा। ये सुनकर आदित्य वापस अपने बेड की जगह बदलकर सोने लगा। आदित्य को सोते हुए देख अदिति बस उसके प्यारे चेहरे को देखने लगी और फिर कुछ सोचकर अदिति शरारत हंसी हंसकर बोली। अदिति आदित्य की तरफ देखकर और उसकी उंगली उठाकर चाय के कप में डुबोने की कोशिश करके, लगता है मुझे अभी यही करना होगा। जब आदित्य को महसूस हुआ कि अदिति सच में उसकी उंगली गर्म चाय में डालने वाली है, तब वह डर कर उठ गया और उसने डरते डरते कहा। आदित्य आदित्य की तरफ डरते देखकर, तुम कैसी पत्नी हो? तुम सुबह सुबह अपने पति को जलाने वाली थी। अदिति ये देखकर और चौंक कर और गुस्से में, तुम सोने का नाटक कर रहे थे। तुम ना सच में बड़े बदमाश हो गए हो। ये सुनकर आदित्य अदिति को अपने करीब करने के बाद कहता है। आदित्य अदिति को अपने करीब करके उसकी आंखों में रोमांटिक होते हुए देखकर, तुम आज इतनी प्यारी लग रही हो तो आपका नाचीज कैसे सो सकता है? आदित्य अदिति के और भी करीब आकर, वैसे तुम कुछ भूल नहीं रही हो? ये सुनकर और आदित्य की सांसों को अपने करीब महसूस करके और शर्माते हुए बोली। अदिति आदित्य को इतने करीब देखकर और शर्माहट के साथ, क्या मैं क्या भूल गई हूँ? ये सुनकर आदित्य अदिति की शरारत भरी नजरों से देखकर और उसके चेहरे पर आती हुई लट को हटाकर बोला। आदित्य लगता है मुझे तुम्हें याद दिलाना होगा। ये कहकर आदित्य ने अपने होठ अदिति के होठ पर रख दिए और किस करने लगा। अदिति भी आदित्य के उस किस में खोनी सी लगी थी, पर थोड़ी देर बाद जब अदिति को किसी की आहट सुनाई दी, उसने आदित्य को अपने से दूर करके बोला और नकली गुस्सा दिखाकर बोली। अदिति आदित्य की तरफ देखकर, तुम ना सच में पागल हो। चलो अब उठ ही गए हो तो अभी तैयार हो जाओ। चलो इसके बाद हमें मंदिर जाना है ना। तभी अचानक आदित्य के पापा साहिल रॉय का फोन आ जाता है। आदित्य के पापा ने आदित्य को कहा, बेटा तुम किधर हो? फटाफट कंपनी आ जाओ, कंपनी में कोई ऑफिसर आए हैं कंपनी के पेपर चेक करने के लिए। तब आदित्य अपने पापा से कहता है, बस पापा मैं आधे घंटे में पहुंचता हूँ। फोन रखने के बाद आदित्य ने अदिति का हाथ पकड़कर कहा, जो सीरियस होकर आदित्य को ही देख रही थी, सॉरी जान, मैं तुम्हारे साथ मंदिर नहीं आ पाऊंगा क्योंकि पापा ने अर्जेंट ही कंपनी बुलाया है। तब अदिति अपना हाथ आदित्य के हाथ पर रखकर और मुस्कुराकर कहती है, मैंने सब सुन लिया है, तुम जाओ कंपनी में, मैं अकेले मंदिर चली जाऊंगी। तब आदित्य अदिति के गालों पर किस करके कहता है, तुम ना बड़ी स्वीट हो, आज हम मंदिर नहीं जा रहे हैं तो क्या हुआ, हम रात को साथ में कैंडल लाइट डिनर पर तो जा ही सकते हैं ना। तब अदिति बोली, ओके मेरी जान, चलो तुम तैयार होने चले जाओ। बस ये कहकर अदिति मंदिर चली गई। अदिति मंदिर पहुंचने के बाद अपनी गाड़ी पार्क करके पूजा की थाली लेकर मंदिर के अंदर जा ही रही थी, तब एक बड़ी ब्लैक कलर की गाड़ी अदिति के पास से होकर गुजरी। वह किसी और की गाड़ी नहीं बल्कि मिलिंद मल्होत्रा की गाड़ी थी। मिलिंद अपनी माँ को मंदिर छोड़ने आया था, पर मिलिंद की माँ के बार बार कहने से वह मंदिर के अंदर आने को तैयार हो गया था। जब मिलिंद की माँ सुभद्रा मल्होत्रा और मिलिंद की गाड़ी से बाहर निकलने ही वाले थे, तब अचानक मिलिंद को अपनी कंपनी से कॉल आ जाता है। इसलिए मिलिंद अपनी माँ से कहता है, माँ आप मंदिर के अंदर जाओ, मैं ये कॉल अटेंड करके आता हूँ। तब मिलिंद की माँ हाँ कहकर मंदिर के अंदर जाने लगती हैं। तब मिलिंद की माँ मंदिर के अंदर जाने लगी, तब उनका पाँव सीढ़ियों से फिसल गया और वह ऑलमोस्ट गिरने ही वाली थी। तब अदिति वहां पर पहुंच गई और अदिति ने मिलिंद की माँ को संभाल कर पूछा, आंटी आप ठीक हो ना? आपको कोई चोट तो नहीं लगी ना? आप यहाँ अकेले आए हो क्या? तब मिलिंद की माँ ने अदिति को देखकर कहा, बस बेटा मैं मंदिर के अंदर दर्शन करने गई, तब अचानक पता नहीं कैसे मेरा पाँव फिसल गया, पर मैं अब ठीक हूँ और मैं यहाँ अकेली नहीं आई हूँ, मेरा बेटा भी आया है, पर अचानक उसको कॉल आ गया इसीलिए मैं यहाँ अकेले आ गई। तब अदिति मिलिंद की माँ को देखकर और कुछ सोचकर और हंसकर कहती हैं, आप भी दर्शन करने आए हो, मैं भी दर्शन करने आई हूँ, तो मैं आपके साथ ही दर्शन करती हूँ, मैं यहाँ अकेली आई हूँ। ये कहकर अदिति मिलिंद की माँ दर्शन करने मंदिर के अंदर चले गए।
जब मिलिंद का कॉल खत्म हुआ तब वह भी मंदिर के अंदर जाने लगा। तब मिलिंद की नजर एक खूबसूरत लड़की पर गई जो उसकी माँ के साथ उनका हाथ पकड़कर सीढ़ियां उतरकर आ रही थी। वह और कोई नहीं, अदिति थी। जब मिलिंद ने उस खूबसूरत लड़की को देखा तो बस देखता ही रह गया। अदिति ब्लू साड़ी में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत और अट्रैक्टिव लग रही थी। मिलिंद ने जब अदिति को देखा तब उसके दिल में एक गाना बजने लगा, हम दिल क्यों ये मेरा शोर करे। मिलिंद बस अपने ख्यालों में ही डूबा हुआ था। तब एक गाड़ी के हॉर्न के कारण मिलिंद अपने ख्यालों से बाहर आया। जब मिलिंद अपने ख्यालों में से बाहर आया तब वह अपनी माँ के पास गया और उसने घबराहट के साथ पूछा, माँ आप ठीक हो ना? तब मिलिंद की माँ ने हंसकर कहा, बेटा मैं ठीक हूँ, तू टेंशन मत ले। मिलिंद की नजर अदिति पर गई और वह अदिति की तरफ सवालिया नजरों से देखे जा रहा था और ये चीज मिलिंद की माँ ने नोटिस कर ली। तब मिलिंद की माँ मिलिंद को अदिति से इंट्रोड्यूस करवा कर कहती हैं, बेटा ये अदिति है। पता है बेटा, जब मैं मंदिर के अंदर जा रही थी तब मेरा पाँव फिसल गया और मैं ऑलमोस्ट गिरने ही वाली थी। तब इस बच्ची ने मुझे संभाला। तब अदिति हंसकर बोली, आप भी, ये तो मेरा फर्ज था। जब मिलिंद ने ये सुना तो उसको बहुत ही अच्छा लगा। बाद में मिलिंद ने अपने आप को इंट्रोड्यूस करवा कर और अपना हाथ आगे बढ़ाकर बोला, हेलो मैं मिलिंद हूँ। तब अदिति मिलिंद के हाथ को मिलाकर कहती है, हाय मैं अदिति रॉय। जब मिलिंद ने अदिति के हाथ को छुआ तब उसके दिल में हलचल होने लगा। उसके बाद अदिति ने मिलिंद की माँ और मिलिंद को बाय कह दिया। अदिति के जाने के बाद मिलिंद की माँ मिलिंद से बोली, कितनी संस्कारी लड़की है ना, इस दुनिया में बहुत कम ऐसी लड़कियां होती हैं। ये सुनकर मिलिंद के चेहरे पर भी एक प्यारी सी मुस्कान छा जाती है। फिर मिलिंद अपनी माँ को घर छोड़कर वह अपनी कंपनी चला जाता है। कंपनी में जाने के बाद वह अपने काम में लग जाता है। कंपनी में काम करते समय मिलिंद को अदिति का प्यारा सा चेहरा याद आने लगा। उसे उसी वजह से मिलिंद पहली बार अपने काम में फोकस नहीं कर पा रहा था। इसलिए मिलिंद ने अपने असिस्टेंट अभिनव शुक्ला को बुलाया और उससे कहा, तुम मुझे आधे घंटे में अदिति रॉय की सारी इन्फॉर्मेशन लाकर दोगे। असिस्टेंट ये सुनकर यस सर कहकर वहां से चला गया। आधे घंटे बाद मिलिंद का असिस्टेंट अदिति की सारी इन्फॉर्मेशन लेकर आ गया। वैसे असिस्टेंट को अदिति की इन्फॉर्मेशन निकालने में इतनी तकलीफ नहीं हुई थी क्योंकि रॉय फैमिली भी फेमस थी। उनका रुतबा मुंबई में था। हाँ, वो मिलिंद के फर्म जैसी फेमस नहीं थी। असिस्टेंट धीरे से मिलिंद को अदिति के बारे में बताने लगा। पहले तो उसने अदिति के प्रोफेशन के बारे में बताया कि वह एक आर्किटेक्ट है और वह अपने काम को लेकर फोक्सिव है। फिर अभिनव थोड़ा डरते और हिचकिचाहट कर मिलिंद से कहा, सर मिस अदिति मिस नहीं मिसेस रॉय हैं। उनकी शादी मिस्टर आदित्य से पिछले 7 महीने पहले हो चुकी है। ये सुनकर मिलिंद बहुत ही ज्यादा सीरियस और उदास हो गया और उसने अपने असिस्टेंट को कहा, तुम जा सकते हो। असिस्टेंट के जाने के बाद मिलिंद एक गहरी सोच में चला गया। उसने मन ही मन में सोचा, अदिति किसी और की हो चुकी है तो मुझे उसके बारे में नहीं सोचना चाहिए। दूसरी तरफ एक भयंकर तूफान के आने से बेखबर आदित्य और अदिति उस रात को एक कैंडल लाइट डिनर पर गए और उन्होंने बहुत ही एंजॉय किया और एक रोमांटिक डांस भी किया। रोज की तरह दिन बीतने लगे। इत्तेफाक से अदिति और मिलिंद की माँ मंदिर में 5 या 7 बार टकराए। वैसे भी मिलिंद की माँ को अदिति बहुत ही अच्छी लगती थी, पर जब उनको पता चला कि अदिति की शादी हो गई है तो वह थोड़ी उदास हो गईं। पर फिर भी मिलिंद की माँ अदिति को एक बेटी की तरह ट्रीट करती थी। धीरे धीरे अदिति का रिश्ता मिलिंद की माँ से अच्छा होने के कारण, मिलिंद की माँ के फोर्स करने के कारण अदिति कभी कभी मिलिंद के घर चली जाती थी। मिलिंद के घर चले जाने के कारण कभी कभी मिलिंद का सामना अदिति से हो जाता था। कहते हैं ना, जब समय अच्छा हो तो अपना दुश्मन भी दोस्त बन जाता है और जब आपका समय बुरा हो तो दोस्त भी दुश्मन के रूप में आ जाते हैं। कभी कभी तो ऐसा ही होता है। प्यार में इंसान ही बदल जाता है, अच्छाई बुराई में बदलती है, पर कभी कभी बुराई अच्छाई में बदलती है। इस कहानी में कुछ ऐसा ही हो गया। जिस मिलिंद ने डिसाइड किया था कि वह अदिति को भूलकर आगे बढ़ जाएगा, पर अदिति के घर आने के कारण और उसके मिलनसार नेचर के कारण और तो और उसकी खूबसूरती के चलते मिलिंद अपने आप पर कंट्रोल नहीं रख पाया और उसके प्यार की जगह धीरे धीरे एक जुनून ने ले ली। बस उसका एक ही मकसद बन गया था, वह था किसी भी हाल में अदिति को पाना। इस चाह के कारण मिलिंद ने कुछ ऐसा सोचा कि कोई सोचने की हिम्मत भी ना कर पाए। मिलिंद ने एक खतरनाक प्लानिंग की शुरुआत कर ली थी। मिलिंद अपनी माँ की खुशी के लिए हर साल अपने घर में गणपति बप्पा को लेकर आता था।
इस बार मिलिंद गणपति बप्पा को लाने के पीछे एक वजह और थी। मिलिंद आदित्य और अदिति का भरोसा जीतना चाहता था, इसलिए उसने अदिति और आदित्य को गणपति के लिए इनविटेशन दे दिया। अदिति और आदित्य ने उस इनविटेशन को एक्सेप्ट भी कर लिया। वैसे अदिति गणपति बप्पा के दर्शन का इनविटेशन इनकार कैसे कर पाती, क्योंकि अदिति के फेवरेट भगवान गणपति जो ठहरे, और ये बात मिलिंद भली भांति जानता था। अदिति और आदित्य शाम को गणपति बप्पा के दर्शन करने चले गए। जब मिलिंद ने अदिति को देखा तो बस देखता ही रह गया। अदिति आज बहुत खूबसूरत लग रही थी। आज उसने पीले कलर की साड़ी पहनी थी। पीले कलर की साड़ी के साथ उसके मैचिंग कलर के झुमके पहने थे। पिंक कलर की लिपस्टिक उसकी खूबसूरती को और भी ज्यादा मनमोहक बना रही थी। अदिति को ऐसे तैयार देखकर मिलिंद के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई थी। पर जब मिलिंद ने आदित्य को देखा तो जो अदिति को देखकर मिलिंद के चेहरे पर मुस्कान आई थी, वह नफरत और घृणा में बदल गई। पर अपने प्लानिंग के चलते मिलिंद ने अपने आप को संभाल लिया और मन ही मन में अपने आप से कहा, अदिति को इसमें क्या दिख गया? पर जो भी हो मिलिंद, तू अपने आप को संभाल। एक बार तेरी प्लानिंग सक्सेसफुल हो गई तो अदिति को तेरे होने से कोई नहीं रोक पाएगा। ये सोचकर मिलिंद नॉर्मल होकर आदित्य और अदिति को वेलकम किया। फिर वह बाकी गेस्ट के वेलकम में व्यस्त हो गया। दूसरी तरफ आदित्य और अदिति अंदर आते ही मिलिंद की माँ से मिले। उसके बाद उन दोनों ने उनके पांव छुए, फिर बप्पा के दर्शन किए। उसके बाद मिलिंद की माँ और अदिति ने बातें करना चालू किया। उसके बाद मिलिंद ने देखा कि उसकी माँ और अदिति ने बातें करना चालू किया है, तो उसने सोचा यही अच्छा मौका है आदित्य के बारे में सब कुछ जानने का। इस इरादे से मिलिंद आदित्य और अदिति के पास और आदित्य को कहा, क्या आप इन दोनों की बातें सुनकर अपने आप को बोर कर रहे हो? चलो मेरे साथ, हम दोनों कुछ अपनी अपनी बात कर लें। इसी बहाने से मेरा भी कोई अच्छा दोस्त बन जाएगा। ये कहकर मिलिंद आदित्य को अपने साथ लेकर चला गया। बातें करते करते कब ये लोग अच्छे दोस्त बन गए, उनको पता ही नहीं चला। वैसे ये कहना गलत नहीं होगा कि मिलिंद ने अपनी बातों के जाल में आदित्य को ऐसा फंसा दिया था कि आदित्य बस उसी जाल में फंसता चला गया। देखते ही देखते मिलिंद, अदिति और आदित्य, वे लोग बहुत अच्छे दोस्त बन गए। पर जब भी मिलिंद आदित्य और अदिति को साथ में देखता था, वह आग बबूला हो जाता था। उसे आदित्य और अदिति की नजदीकियां बर्दाश्त नहीं हो पाती थीं। मिलिंद आदित्य के साथ रहकर आदित्य के छोटे छोटे रूटीन के बारे में जान लेता था। जब उसको पता चला आदित्य कल मिस्टर कपूर से मिलने वाला है, इस चीज का फायदा उठाकर मिलिंद ने प्लानिंग के चलते अपने असिस्टेंट को बुलाया और उसे सारा प्लान समझा दिया। उसके बाद मिलिंद ने मिस्टर कपूर को कॉल करने लगा। जब मिस्टर कपूर ने फोन उठाया, पहले तो नॉर्मल हाय हेलो हुआ। फिर मिलिंद ने मिस्टर कपूर को भी अपनी प्लानिंग को समझाने लगा। पहले तो मिस्टर कपूर ने मना किया, फिर जब मिलिंद ने मिस्टर कपूर को एक ऐसा ऑफर दिया, ये सुनकर मिस्टर कपूर मान गए। ये सब करने के बाद मिलिंद एक शैतानी सी हंसी हंसकर बोला, मिस्टर रॉय, आप बहुत जल्द एक ऐसे चक्रव्यूह में फंसने वाले हो ना, उस चक्रव्यूह से आपका बाहर निकलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाएगा। इस खेल में बाजी भी मेरी होगी, मोहरे भी मेरे होंगे और जीत भी मेरी होगी। जीत मतलब अदिति, अदिति माय लव। अब बस थोड़े दिनों की बात, तुम मेरे पास मिसेस रॉय नहीं मिसेस मल्होत्रा बनकर रहोगी, पर हार तुम्हारी होगी मिस्टर रॉय। इस चीज से बेखबर आदित्य और अदिति अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे थे। एक दिन आदित्य अपने केबिन में बैठा था और अपना काम कर रहा था, तब उसे मिस्टर कपूर का कॉल आता है। अपने मोबाइल से मिस्टर कपूर का नाम देखकर आदित्य फोन उठाकर कहता है, आदित्य, हेलो मिस्टर कपूर। मिस्टर सूरज कपूर फोन की दूसरी तरफ से, हेलो मिस्टर रॉय, वैसे मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? आदित्य सूरज कपूर को ना कहकर और सवाल पूछकर, नहीं नहीं, बात क्या है, कुछ काम था क्या? सूरज कपूर, मिस्टर रॉय, मुझे आपसे एक बात करनी थी। एक्चुअली जो मीटिंग हम मेरे ऑफिस में करने वाले थे, उसे क्या आप करने किंगबिला होटल में आएंगे? मुझे किंगबिला होटल में कुछ काम है, तो क्या आप? ये सुनकर आदित्य चौंक गया, क्योंकि कभी भी मिस्टर कपूर होटल में मीटिंग नहीं रखते, तो आज क्यों? ऐसे ही सोचते सोचते पता नहीं क्यों उसको कुछ ना कुछ गलत लग रहा था। वैसे भी आदित्य को होटल में मीटिंग रखना पसंद नहीं था, पर काम तो काम है, उसको तो नहीं छोड़ सकते ना। इसलिए आदित्य ने किंगबिला होटल जाने के लिए हाँ कह देता है। दूसरे दिन आदित्य किंगबिला होटल में चला जाता है। जब वह बताए गए कमरे में पहुंचता है और कमरे के बाहर खटकाता है, तब कमरा एक लड़की खोलती है। वह लड़की कोई और नहीं, मिस्टर कपूर की सेक्रेटरी मालिनी शर्मा थी।
जब मालिनी ने आदित्य को देखा तो पहले तो हाय कहकर उसने आदित्य को अंदर आने को कहा। आदित्य के कमरे में अंदर आने के बाद आदित्य ने मालिनी को पूछा, मिस्टर कपूर कहाँ हैं? तब मालिनी ने नॉर्मल बिहेव रखकर कहा, सर अभी थोड़ा बिजी हैं, वह थोड़े समय के बाद आ जाएंगे, तब तक आप पानी पीजिए। ये कहकर मालिनी ने एक पानी का ग्लास आदित्य की तरफ बढ़ा दिया और आदित्य वह पानी पी लिया। पानी पीने के बाद आदित्य को चक्कर सा आने लगा और वह थोड़े समय में बेहोश हो गया। जब आदित्य होश में आया तब तक सुबह हो चुकी थी। उसके कपड़े उथल पुथल थे, साथ में आदित्य का सिर बहुत जोरों से दर्द कर रहा था। तब अचानक आदित्य के कानों में किसी लड़की के रोने की आवाज आने लगी। जब उसने नजर घुमाकर देखा तो मालिनी बिखरे कपड़ों में रो रही थी। जब मालिनी ने देखा कि आदित्य को होश आ रहा है, उसने आदित्य के करीब जाकर और उसका कॉलर पकड़कर कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ये सब करने की? मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। मैंने अभी अभी पुलिस को बुलाया है, वही तुम्हें सबक सिखाएगी। दूसरी तरफ आदित्य का सिर नशे की गोली के कारण चकरा रहा था। उसे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। तब अचानक उसके कमरे में मिस्टर कपूर के साथ पुलिस आ गई। मिस्टर कपूर ने आदित्य को कहा, मिस्टर रॉय, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। आपने जो किया है ना, बहुत गलत किया है। बाद में पुलिस के लोगों ने आदित्य को पुलिस स्टेशन लेकर चले गए। एक्चुअली ये सारा प्लान मिलिंद मल्होत्रा का था। आदित्य के बेहोश होने के बाद उस कमरे में मिलिंद का असिस्टेंट अभिनव आया था और उसने ही प्लानिंग के हिसाब से ये सब किया था। और मालिनी का जो हाल हुआ था वो भी मालिनी ने खुद ही किया था। जब आदित्य को पुलिस स्टेशन ले जा रहे थे तब ये बात पूरे मीडिया में फैल गई। मीडिया का बुलाने का प्लान मिलिंद का ही था। मिलिंद किसी भी हाल में आदित्य का नाम बर्बाद करना चाहता था। इस सबसे अनजान अदिति आदित्य के घर न आने के कारण बहुत ही परेशान हो रही थी और टेंशन के मारे रात भर सो नहीं पाई थी। वह मन ही मन में डर रही थी और उसका मन डर के कारण बेचैन होने लगा था। अदिति डर और टेंशन के कारण रात भर सो नहीं पाई थी, इसलिए वह सुबह जल्दी उठ गई। जब अदिति सुबह के लिए नाश्ता बना रही थी तब अचानक से उसने मोलेस्टेशन के जुर्म में सुना कि आदित्य राय को अंदर किया जाता है। जब अदिति ने ये न्यूज सुनी उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। ये न्यूज सुनकर आदित्य के घर वालों की भी हालत बहुत खराब हो गई थी। ये न्यूज देखकर वे लोग शॉक्ड हो गए थे। दूसरी तरफ अदिति न्यूज सुनकर अपने कमरे में भागकर गई और गाड़ी की चाबी और अपना मोबाइल पर्स लेकर जाने ही वाली थी। तब आदित्य के पापा ने अदिति को रोककर कहा, बेटा मैं भी तुम्हारे साथ आ रहा हूँ। तब अदिति ने मना करके कहा, नहीं पापा आप मत आइए, मैं सब संभाल लूंगी। ये कहकर अदिति अपनी गाड़ी चालू करके पुलिस स्टेशन के लिए चली जाती है। जब अदिति पुलिस स्टेशन पहुंचती है तो वहां का नजारा देखकर तो वह दंग रह गई। सारे मीडिया वाले बाहर झुंड बनाकर खड़े थे। अदिति उन सबको हटाकर पुलिस स्टेशन के अंदर जाने लगी। तब तक मीडिया वालों ने अदिति को रोककर उसको भी सवाल पूछने लगे, पर अदिति उन सबको कोई जवाब न देकर पुलिस स्टेशन के अंदर चली गई और सीधा पुलिस इंस्पेक्टर से कहा, सर मैं आदित्य रॉय की पत्नी अदिति रॉय हूँ। सर आपने किस सबूत के चलते मेरे हस्बैंड को अरेस्ट किया है? सर आप कैसे कर सकते हैं ऐसा? आदित्य बेगुनाह है। तब पुलिस इंस्पेक्टर ने कहा, मैम आपके पति ने जो उस लड़की के साथ किया है ना, वह बहुत शर्मदायक है। कोई ऐसा कैसे कर सकता है? आप पहले उस लड़की की हालत तो देखो, फिर मेरे पास आकर ऐसा सवाल पूछना। तब अदिति ने गुस्से में और चिल्लाकर बोला, आपके पास कोई ऐसा सबूत है जिससे ये साबित हो जाए कि आदित्य रॉय ही इन सब के पीछे हैं? तब पुलिस इंस्पेक्टर बोले, लड़की को मेडिकल जांच के लिए लेकर गए हैं और थोड़ी देर में सच पता चल ही जाएगा। जब अदिति और वह पुलिस इंस्पेक्टर बात कर ही रहे थे तब तक आदित्य का लॉयर भी आ गया था। तब अदिति उस लॉयर के पास गई और उसने पूछा, अंकल आप आदित्य के लिए वेल के पेपर लेकर आए हो ना? तब आदित्य का लॉयर ने इतना ही कहा, बेटा मोलेस्टेशन के जुर्म में जिसको अंदर करते हैं उनको जल्दी बेल नहीं मिलती, तो अब कुछ नहीं हो सकता। अब अदिति लॉयर अंकल पर चिल्लाकर बोली, आप क्या बकवास कर रहे हो? इसका मतलब ये है कि आदि को पुलिस स्टेशन में रहना पड़ेगा? आपको तो पता है ना आदित्य निर्दोष है। तो फिर? तब लॉयर अंकल ने अपना सिर नीचा कर दिया।
तब अदिति अपने आप को शांत करके पुलिस इंस्पेक्टर के पास गई और उसने इंस्पेक्टर से कहा कि आप मुझे एक बार मेरे पति से मिलने की इजाजत दे सकते हैं। तब पुलिस इंस्पेक्टर चेहरा देखकर जाने की परमिशन दे देता है। अदिति परमिशन मिलने के बाद तुरंत ही आदित्य को मिलने चली जाती है। जब आदित्य अदिति को देखता है तो पहले तो वह मन ही मन सोचने लगता है कि कैसे मैं अदिति को समझाऊंगा कि मैंने कुछ गलत नहीं किया है। जब आदित्य ये सब सोच ही रहा होता है तब तक अदिति उसके सामने खड़ी हो जाती है और आदित्य अदिति को देखकर हड़बड़ा जाता है और कहता है, अदिति मैंने कुछ नहीं किया, तुम्हें तो पता है ना कि मैं कैसा हूँ, क्या तुम्हें भी ऐसा कुछ लग रहा है? तब अदिति अपने आंसू पोंछ कर बोली, मुझे पता है इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, पर आदि ये सब हुआ कैसे? मतलब तुम और वो लड़की कैसे? तब आदित्य उसको पूरा वाक्य बता देता है। तब अदिति कहती है, अब मुझे सब समझ में आ गया है, उस लड़की ने तुम्हें फंसाया है, पर तुम टेंशन मत लो, मैं कुछ ना कुछ करती हूँ। पर आदि एक बैड न्यूज है। तब आदित्य घबरा कर पूछता है, क्या? तब अदिति कहती है, तुम्हारी बेल नहीं हो पा रही है क्योंकि तुम पर मोलेस्टेशन का चार्ज लगा है ना। तब आदित्य थोड़ा कटाक्ष में हंसकर कहता है, पता है मुझे, ये तो होना ही था। माँ पापा कैसे हैं? उनको तो बड़ा झटका लगा होगा ना। तब अदिति आदित्य को समझाकर कहती है, माँ पापा ठीक हैं, सब ठीक हैं, बस तुम अपने बारे में सोचो। बात करते करते आदित्य के दिमाग में ख्याल आया कि मिलिंद हमारी मदद कर सकता है। ये सुनकर अदिति बोली, हाँ तुम ठीक कह रहे हो, मैं अभी मिलिंद को कॉल करती हूँ। अदिति मिलिंद को कॉल करने ही वाली थी, तब अचानक एक कांस्टेबल आ गया। कांस्टेबल ने अदिति को कहा, मैम अभी मिलने का समय खत्म हो गया है, तो आप जाइए। तब अदिति आदित्य से जाने से पहले कहती है, कुछ ना कुछ करके मैं तुम्हें यहाँ से निकाल कर रहूंगी, तो तुम टेंशन मत लेना। तब आदित्य बस अपने चेहरे पर एक मुस्कान लाता है और अदिति से सिर्फ यही कहता है, तुम टेंशन मत लेना। बाहर निकलकर अदिति मिलिंद को फोन करने लगती है। दूसरी तरफ मिलिंद अपने केबिन में चाय पीते पीते और एक कॉइन के साथ खेलते खेलते अदिति के कॉल का इंतजार कर रहा था। जब अदिति का नाम अपने मोबाइल स्क्रीन पर देखा तो मिलिंद के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ जाती है और 2-3 रिंग बजने के बाद मिलिंद ने अदिति का फोन उठाया। फोन उठाकर मिलिंद अदिति से नॉर्मल रहकर और झूठ बोलकर कहता है, हाय अदिति, कुछ काम था क्या? मैं अभी मीटिंग में हूँ। तब अदिति बिना समय गवाए मिलिंद से कहती है, मिलिंद क्या तुम अभी 2 मिनट मेरे साथ बात कर सकोगे? कुछ अर्जेंट काम है। मिलिंद को अदिति की आवाज में जो तड़प थी वह मिलिंद को साफ साफ महसूस हो रही थी, इसलिए मिलिंद से रहा नहीं गया और झूठी फिक्र जताकर उसने पूछा, क्या हुआ अदिति, सब ठीक है ना? तुम ठीक हो ना? मुझे पता नहीं क्यों तुम्हारी आवाज में टेंशन जैसा लग रहा है। तब अदिति समय गवाए बिना मिलिंद को सब कुछ बता देती है। मिलिंद ये सब जानकर उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है, फिर भी वह नॉर्मल होकर कहता है, इतना कुछ हो गया और मुझे कुछ पता ही नहीं चला। तुम टेंशन मत लो, तुम अपना एड्रेस सेंड करो, मैं अभी आता हूँ तुम्हारे पास। ये कहकर मिलिंद फोन काट देता है। जब मिलिंद अदिति के बताए हुए जगह पर पहुंचता है, वहीं पर अदिति उसका इंतजार कर रही थी। जब अदिति ने मिलिंद को देखा तो वह अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाई और मिलिंद के गले लगकर रोने लगी। अदिति के ऐसे गले लगने के कारण मिलिंद बहुत खुश हो गया था, पर उसने अपनी खुशी चेहरे पर लाने नहीं दी और वह टेंशन वाले एक्सप्रेशन के साथ बोला, तुम टेंशन मत लो, मैं सब ठीक कर दूंगा। उसके बाद मिलिंद अपने आप से अदिति को ना चाहते हुए अलग करता है। फिर वह उसके 2-3 लॉयर फ्रेंड को कॉल करने का नाटक करता है। फोन करने के बाद मिलिंद उदास होकर अदिति से कहता है, मैंने अभी 2-3 लोगों से बात की है, पर उन लोगों ने ये कहा है कि मोलेस्टेशन के केस में जल्दी बेल नहीं मिलती, पर तुम टेंशन मत लो, मैं कुछ ना कुछ करता हूँ। उसके बाद मिलिंद अदिति की मदद करने का नाटक करने लगता है। आदित्य के परिवार वालों ने बहुत कोशिश की आदित्य को बचाने के लिए, पर जिस तरह से मिलिंद ने ये चक्रव्यूह रचा था उसमें ना चाहते कोई मदद नहीं कर पा रहा था। ऊपर से मिलिंद हमेशा अदिति के साय की तरह साथ रहता था, क्योंकि मिलिंद कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। वह हमेशा सोचता था कि किसी भी इंसान को कमजोर नहीं समझना चाहिए, वाकई में वो कमजोर हो
और अदिति जितनी खूबसूरत थी उतनी ही स्मार्ट और इंटेलिजेंट थी। कई बार ऐसा होता है कि अदिति के हाथ सबूत लग जाते थे, पर मिलिंद को उस सबूत के बताने के बाद वह सबूत गायब हो जाते थे। या यूं कहना गलत नहीं होगा कि मिलिंद सबूत को मिटा देता था। एक हफ्ता बीत गया पर कोई सबूत ही नहीं मिल पा रहा था। इसी वजह से अदिति अपनी हिम्मत हारने लगी थी। पर अदिति इन सब से अनजान, ये तो मुसीबत सिर्फ एक ट्रेलर था। अब जो उसके साथ होने वाला था उसने कभी सोचा भी नहीं था। एक दिन अदिति तैयार होकर आदित्य के लिए रोज की तरह खाना लेकर पुलिस स्टेशन जा रही थी। पुलिस स्टेशन पहुंचने के बाद अदिति ने एक कांस्टेबल को खाने का डिब्बा दे दिया। उसके बाद अदिति आदित्य को निर्दोष साबित करने के लिए सबूत को ढूंढने निकल गई। मुश्किल से 1 घंटा ही हुआ था, अचानक अदिति का मोबाइल बजा और उसमें पुलिस स्टेशन के कांस्टेबल ने कहा, मिसेस रॉय, आपके पति को हॉस्पिटल लेकर जा रहे हैं। उनकी तबीयत बिगड़ गई है, तो आप सिटी हॉस्पिटल आ जाइए। ये सुनकर अदिति भागकर हॉस्पिटल जाने ही वाली थी। तब मिलिंद का कॉल आया अदिति को और मिलिंद ने अदिति से कहा, तुम मेरे घर जल्दी आ जाओ, मुझे आदित्य को बचाने के लिए एक सबूत मिला है। अपने प्लानिंग के चलते मिलिंद ने ये सब किया था और आज वह बहुत खुश था क्योंकि वह इस खेल का आखिरी दांव था। ये सुनकर अदिति हॉस्पिटल जाने के बजाय मिलिंद के घर पर चली जाती है। अदिति मिलिंद के घर पहुंचने के बाद अदिति मिलिंद के घर के अंदर चली जाती है और घर के अंदर जाने के बाद अदिति मिलिंद को बुलाने लगती है। पर अदिति, इन सब से अनजान अदिति मिलिंद को नहीं, अपनी बुरी किस्मत को बुला रही थी। मिलिंद सोफे पर अपने पांव क्रॉस करके बैठा था, मानो मिलिंद अदिति का ही इंतजार कर रहा हो। अदिति मिलिंद के पास जाकर बोली, तुम्हें क्या सबूत मिला है? जल्दी बताओ, तुम्हें पता है अभी अभी पुलिस स्टेशन से मुझे एक कॉल आया है। अदिति आगे कुछ और बोल पाती, मिलिंद अदिति की बात काटकर बोला, आदित्य हॉस्पिटल में है, राइट? ये सुनकर अदिति शॉक्ड हो गई और उसने शॉक्ड होकर पूछा, तुम्हें कैसे पता? तब मिलिंद शैतानी हंसी हंसकर बोला, जिसने आदित्य को हॉस्पिटल पहुंचाया है उसको तो पता ही होगा ना। ये सुनकर अदिति शॉक्ड होकर बोली, मतलब तुमने आदित्य को? तब मिलिंद हंसकर बोला, हाँ, मैंने ही उसे हॉस्पिटल पहुंचाया है और जो जो उसके साथ गलत गलत चीजें हो रही थी उन सब की वजह मैं ही हूँ। जैसे कि आदित्य के ऊपर झूठा केस करवाना हो या। ये सुनकर अदिति के पैरों तले से जमीन खिसक गई। अदिति गुस्से में मिलिंद का कॉलर पकड़कर बोली, तुमने ये क्यों किया? क्यों क्यों? तब मिलिंद अदिति का हाथ अपने कॉलर से हटाकर और उसके बाद अदिति के हाथ को किस करके बोला, जान तुम्हारे लिए, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, इसलिए मुझे ये सब करना पड़ा। ये सब सुनकर अदिति को बहुत गुस्सा आया और उसने मिलिंद को थप्पड़ मारने ही वाली थी। तब मिलिंद ने उसका हाथ पकड़कर कहा, ये गलती कभी मत करना तुम। जो तुमने ये गलती की तो तुम भूल जाना आदित्य को। वैसे पता है आज तुम्हारा आदि हॉस्पिटल क्यों गया है? मिलिंद के दिए गए धोखे के कारण अदिति शॉक्ड हो गई थी और शॉक्ड के कारण वह कुछ बोल नहीं पा रही थी। पर मिलिंद ने ये महसूस नहीं किया। वह एक मेडिकल रिपोर्ट निकालकर और अपनी बात कंटिन्यू करके बोला, पता है ये क्या है? ये आदित्य की मेडिकल रिपोर्ट है। इसमें साफ साफ लिखा है कि उसके शरीर में ड्रग्स पाया गया है। ये सुनकर अदिति जो शॉक्ड होकर खड़ी थी वह बोली, ड्रग्स? तब मिलिंद बोला, हाँ ड्रग्स, मैंने ही तो उसे खाने के द्वारा दिया था जो तुम लेकर गई थी। कुछ याद आया? तो सोचो, सबको ये पता चलेगा आदित्य रॉय इतना बड़ा इंसान ड्रग्स लेता है तो सोचो उसकी क्या रेपुटेशन रह जाएगी। वैसे भी उसके ऊपर एक केस चल रहा है और इस केस के कारण उसकी क्या रेपुटेशन हो गई है। मेडिकल रिपोर्ट के बाद तो सब साबित हो ही जाएगा। जब सबको उसके साथ ये पता चलेगा आदित्य रॉय ड्रग्स ले रहा है तो उसकी क्या रेपुटेशन रह जाएगी। आदित्य तो पूरा बर्बाद हो जाएगा। ये सुनकर अदिति का गुस्सा 7वें आसमान के पार हो गया और उसने गुस्से में बोला, तुम मुझसे प्यार करते थे तो क्यों तुमने मेरे आदि को इन सब में घसीटा? तब मिलिंद हंसकर बोला, क्योंकि तुम आदित्य से प्यार करती हो और उसके लिए कुछ भी कर सकती हो। तब अदिति मिलिंद के सामने स्ट्रॉन्ग बनकर पूछा, क्या चाहिए तुम्हें? वैसे तुमने ये सब पैसों के लिए तो नहीं किया है ना, तो फिर क्या? तब मिलिंद अदिति के पास गया और अदिति को अपने पास करके बोला, वैसे तुम सही कह रही हो, मेरे पास सब कुछ है,
बस एक चीज की कमी है, तो मैं ये चाहता हूँ कि तुम उस कमी को पूरा कर दो। तुम आदित्य को छोड़कर मेरे पास आ जाओ। तुम मेरे पास आ गई, मैं आदित्य को सब इल्जामों से फ्री करवा दूंगा। मैं वादा करता हूँ, पर तुम्हें मेरे पास आने से पहले आदित्य के दिल में अपने लिए नफरत पैदा करनी होगी बस। ये सुनकर अदिति बोली, मैं ये सब बिल्कुल भी नहीं करूंगी। मेरा आदि मेरी जान है, मेरा आदि मेरे दिल की धड़कन है। मैं आदित्य से कभी अलग नहीं होंगी। मैं अपने आदि को बेगुनाह साबित करने की कोशिश करती रहूंगी। ये कहकर अदिति वहां से चली जाती है। पर जब अदिति मिलिंद के घर से जा रही थी, तब मिलिंद बोला, एक बार ठंडे दिमाग से सोच लेना, क्योंकि तुम घूम फिर के तुम्हें मेरे पास ही आना होगा। आगे की कहानी अगले वीडियो में। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।